सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आज की वीडियो में। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माय स्कूल पे और आज क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम होने वाला है थर्मोडायनामिक। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है भी, ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, और अपन पढ़ाएंगे तो और भी आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अपन थर्मोडायनामिक, उसके बारे में बात करेंगे, फिर नेक्स्ट बात पे हो जाएगी। लिखो थर्मोडायनामिक, थर्मोडायनामिक। ठीक है जी। अब देखो इस चैप्टर के एक बार बताता हूँ मैं आपको कि पहले जो केमिकल और आयनिक जो इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन था अपन ने वो क्या था, जल्दीबाजी में हो सकता है ना, उसके लिए मैंने बोल दिया, तो कहीं से आप पढ़ भी सकते हो उसको। बाकी तो जो क्वेश्चन का कंटेंट होता है तो अपने नोट से आएगा, ठीक है, वो मैंने करवा दिया है, लेकिन थोड़ा समझाने के पर्पज से होती है ना चीज़ें, बेसिक से स्टार्ट और नहीं करी थी मैंने। उसका मतलब था क्या, थोड़ा टाइम कम था और उस टाइम पे मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी ना, उस चक्कर में मैं फंस चुका था बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, तो इसलिए मैं अब ये वाला जो थर्मोडायनामिक वाला चैप्टर है ये बहुत बेहतरीन तरीके से कराएंगे अपन, आराम से कराएंगे, बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, जैसे पहले क्या करते थे अपन ने, जैसे ऑर्गेनिक करी, जैसे इनऑर्गेनिक करी, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर किया, मोल कंसेप्ट किया, वैसे ही सारे चैप्टर होने वाले डिटेल में, वो बहुत शानदार तरीके से टाइम की लगाए आग। ठीक है, अपन कराएंगे बहुत शानदार तरीके से, है ना। और मैं लंबी लंबी क्लास लूंगा, कंटेंट पूरा रहेगा, कम समय में खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा थर्मोडायनामिक की। अगर मान लो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ से भैया 2 क्वेश्चन पर ईयर पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल होता है, हो सकता है कभी कभी एक थ्योरेटिकल मतलब कंसेप्ट बेस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, और कभी कभी जो एक क्वेश्चन तो आना ही है जो बिल्कुल न्यूमेरिकल बेस पे आता है, और न्यूमेरिकल बेस होता है फॉर्मूला बेस पे। तो आपको हमेशा एक तो फॉर्मूला बेस पे काम करना है, और एक काम करना है जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है ना, वो भी कंसेप्ट बेस पे आता है। बिल्कुल थ्योरी वाला हिंदी में लिखी हुई चीजें, इंग्लिश में लिखी हुई चीजें नहीं आती है, कंसेप्ट से थ्योरी बनती है वैसी। तो मैं कंसेप्ट को अच्छे से कराऊंगा, सारे कंसेप्ट जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, नया क्वेश्चन वो सारा मैं कराऊंगा, सारे फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन बन सकते हैं सारा मैं कराऊंगा, हर चीज बहुत बेहतरीन तरीके से मैं करा दूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा थर्मोडायनामिक की। तो थर्मोडायनामिक क्या नहीं भैया, बात होती है कि नाम से, कि नाम का मीनिंग क्या होता है, इस नेम का मीनिंग क्या होता है थर्मोडायनामिक का। तो यार मुझे इतना बता दो आप लोग कि थर्मो का मतलब क्या होता है, बताओ। सिंपल, थर्मो का मतलब होता है यार, थर्मो का मतलब होता है, आपको अच्छे से पता होगा कि थर्मो मतलब एनर्जी, हीट, कुछ इस बारे में बात हो रही होगी। थर्मो ठीक है, एनर्जी, ठीक है, हीट बोल दो, एनर्जी बोल दो, कुछ भी बोल दो यार। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। तो थर्मो का मतलब होता है एनर्जी, ठीक है, थर्मो का मतलब होता है एनर्जी, और डायनामिक का मतलब तो आप बहुत अच्छे से सब कुछ जानते होंगे, इसका मतलब होता है मोशन। ठीक है, डायनामिक मोशन या फ्लो बोल दो अपन, क्योंकि एनर्जी की बात करें तो एनर्जी मोशन एक गलत वर्ड हो जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा, तो अपन एनर्जी फ्लो बोलेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मीनिंग तो एक ही है, फ्लो बोल दो या फिर मोशन बोल दो या लुढ़कना गुड़कना भोगना जो भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी बोल दो, लेकिन अपन बोलेंगे एनर्जी फ्लो। तो यार थर्मोडायनामिक का मतलब होता है एनर्जी का फ्लो होना। मतलब इस सारे चैप्टर में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एनर्जी होगी, एनर्जी का फ्लो हो रहा होगा। अब एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, कुछ प्रोसेस होते होंगे, कुछ ऐसी चीजें होती होगी जो एक चीज से दूसरी चीज में जा रही होगी एनर्जी। ठीक है, ये सब तो चल रहा होगा ना, क्योंकि बात किसकी हो रही है, एनर्जी फ्लो की। जब एनर्जी फ्लो की बात हो जाएगी तो अपने दिमाग में एक आना चाहिए कि इसके अंदर कुछ प्रोसेस होंगे। ठीक है, कुछ प्रोसेस ऐसे होंगे जो एनर्जी फ्लो करने में मदद कर रहे होंगे, हेल्प कर रहे होंगे, या कुछ ऐसी चीजें होगी जो एक चीज से दूसरी चीज में एनर्जी का फ्लो हो रहा होगा। सिंपल चीज है, समझ में आया आपको कि भाई एनर्जी का फ्लो हो रहा है तो एनर्जी का फ्लो कैसे होगा, कुछ प्रोसेस होंगे या फिर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो एक चीज से दूसरी चीज में जा रही होंगी, उसके अंदर कुछ फैक्टर लग रहे होंगे। ठीक है भाई, एक चीज से दूसरी चीज में एनर्जी का फ्लो हो रहा है तो कुछ तो फैक्टर लग रहे होंगे, कुछ टेम्परेचर के फैक्टर हो जाते हैं, कुछ वॉल्यूम के फैक्टर हो जाते हैं, कुछ प्रेशर के फैक्टर हो जाते हैं, कुछ मोल के फैक्टर हो जाते हैं, कुछ मास के फैक्टर हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं यार। समझ पा रहे हो बात को, अपन अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बेसिक जो पॉइंट है आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार एनर्जी के फ्लो की बात हो रही है तो कुछ प्रोसेस चल रहे होंगे जिसके थ्रू चीजें हो रही होगी। सपोज करो मैं आपसे बोलूँ आप कोटा से दिल्ली जाओ, कोटा से लखनऊ जाओ, कोटा से देहरादून जाओ, कोटा से महाराष्ट्र, कहीं भी जाओ आप, ठीक है, कहीं भी जाएंगे आप लोग, तो मुझे बताओ कि यहाँ से जाने में आपको कुछ प्रोसेस लेना पड़ेगा। बाय ट्रेन जा सकते हो, बाय बस जा सकते हो, बाय एरोप्लेन जा सकते हो, बाय बाइक, बाय कार, किसी से भी जा सकते हो। तो एक प्रोसेस दिख रहा है ना, किस प्रोसेस के थ्रू आप जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ चीजें हैं, मतलब अपन खुद है या कुछ चीजें आप साथ में लेके जा रहे हो, तो एक ऐसा भी हो सकता है। अब इनके बीच में फैक्टर काम कर सकता है, हो सकता है कोई से ऐसे फैक्टर लग रहे हो यार कि जैसे मान लो आपके साथ में 3-4 लोग जा रहे हो। ठीक है, अगर आप सपोज करो आपके पास में बाइक से जा रहे हो तो ज़्यादा टाइम लगेगा, आप कार से जा रहे हो तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, ट्रेन से जा रहे हो तो कम टाइम लगेगा, बस से जा रहे हो तो कम टाइम लगेगा, प्लेन से जा रहे हो तो और भी कम टाइम लगेगा। मतलब यहाँ फैक्टर काम कर रहे हैं ना,
जो आपकी गति थी, जो आपका मोशन था, जो आपका फ्लो था, उसमें ए फैक्टर काम किया है कि नहीं किया? इन फैक्टर ने काम किया। किसी ने गति को, आपकी जो स्पीड थी, आपका जो टाइम था, उस टाइम को बढ़ा दिया, किसी को कम कर दिया, किसी ने आपकी स्पीड बढ़ा दी, किसी ने आपकी स्पीड कम कर दी। मतलब बहुत सारे फैक्टर है जो आपके काम में आ रहे हैं। तो इस तरह इस सारे चैप्टर में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें हैं जो मैंने बता दी है। तो सबसे पहले मैंने बता दूंगा किसके, थर्मोडायनेमिक के बारे में। तो भाई थर्मोडायनेमिक होता क्या है? तो थर्मोडायनेमिक भाई इजीली एनर्जी का फ्लो होता है। अब एनर्जी का फ्लो कहाँ होगा? अब एनर्जी का फ्लो, अब समझना बात को, टॉपिक पे आते हैं। ये तो भाई जनरल बात होगी थी, अब हम बात करेंगे चैप्टर की। तो यार मुझे इतना बताओ, क्या बताओ कि भाई जो एनर्जी का फ्लो रहा होगा, एनर्जी का फ्लो रहा होगा, क्या एनर्जी का फ्लो इस पूरे ब्रह्मांड में, जिसको बोलते हैं यूनिवर्स, क्या इस पूरे यूनिवर्स में ही एनर्जी का फ्लो हो रहा होगा? ऐसा तो नहीं ना कि ऊपर जाके चल रहा होगा, पूरा जो यूनिवर्स है, ये पूरी जो पृथ्वी अर्थ जो भी है, ठीक है, इसके बाहर जाके काम कर रहा होगा, चीजें नहीं कर रही होगी ना। सिंपल बात है ना, समझ पा रहे बात को? जैसे सपोज करो मेरा ये वाला रूम है, इस रूम को मैंने अपना यूनिवर्स मान लिया है पूरा, ठीक है। इस यूनिवर्स के अंदर जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरी एनर्जी जो आपके तक पहुंच रही है किसी भी माइक के थ्रू, कुछ भी किसी भी चीज में, तो भैया बताओ मुझे, क्या जो एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है, क्या इस यूनिवर्स के अंदर ही हो रहा है? बिल्कुल इस रूम के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब इस रूम के अंदर भी किस चीज के, मेरे मुंह से इस माइक में जा रहा है, मतलब सिस्टम हो गया भाई। ये तो सारा यूनिवर्स हो गया, यूनिवर्स के अंदर तो घूम ही रहा है, लेकिन बात किसके बीच में हो रही है? आपके और मेरे बीच में, मेरे और आपके बीच में, मेरे और आपके बीच में, अपन दोनों के बीच में इस एनर्जी का फ्लो हो रहा है। मतलब आप क्या समझ पा रहे हो चीजों को, कि भैया ये एक सिस्टम हो चुका, एक पर्टिकुलर चीज हो चुकी, कि इस यूनिवर्स के अंदर अपन दोनों के बीच में बात हो रही है। इस रूम में 4 लोग और भी बैठे हो सकते हैं ना, तो उनके बीच में अलग चल रहा होगा सिस्टम, उनके बीच में अलग एनर्जी चल रही होगी। तो आप क्या समझ पा रहे हो बात को, कि यार इस यूनिवर्स के अंदर भी चीजें हो सकती जिनके अंदर काम चल रहा होगा, ठीक है। ये रूम की मैंने बात करी, ऐसे इस यूनिवर्स के अंदर बात करो कि आप बैठे होंगे कहीं भी, दिल्ली में बैठे होंगे, आप बॉम्बे में बैठे होंगे, आप देहरादून में बैठे होंगे, लखनऊ में, पटना में, रांची में, इंदौर में, भोपाल में, कहीं भी आप बैठे होंगे, तो आपके अंदर कुछ सिस्टम चल रहे होंगे। आपके घर में, आपके आसपास कुछ एनर्जी का फ्लो हो रहा होगा। मेरे कोटा में अलग हो रहा है, दिल्ली में अलग हो रहा है, हर जगह अलग अलग हो रहा है, लेकिन ओवरऑल बात करो तो सारे यूनिवर्स के अंदर ही तो हो रहा है सब कुछ, नीचे ऊपर नहीं जा रहा ना। तो उसके सिस्टम अलग अलग हो सकते हैं, कोटा में अलग, बारा में अलग, जयपुर में अलग, दिल्ली में अलग, मतलब हर जगह सिस्टम तो अलग अलग हो रहा है, लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर हो रहा है। समझ पा रहे हो बात को? समझे ना बात को? तो एनर्जी का फ्लो की बात कर रहा हूँ, तो एनर्जी ऐसे चलती है नीचे, ठीक है। तो इसी बारे में बात मैं कर रहा हूँ कि यार जो मेरा यूनिवर्स है, इस सारे यूनिवर्स में मिलके ही आपकी एनर्जी का फ्लो होता है, यूनिवर्स, ठीक है। इस यूनिवर्स में होता है। और जो यूनिवर्स है भैया, ये यूनिवर्स किसके चीज से मिलकर बन रहा है, कि जहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ पे काम हो रहा है, जैसे आपके कोटा में हो रहा है, आपके जयपुर में हो रहा है, आपके बॉम्बे में हो रहा है, आपके लखनऊ में हो रहा है, आपके महाराष्ट्र में हो रहा है, ठीक है, कहीं भी हो रहा हो, ठीक है। तो यूनिवर्स तो सेम है, लेकिन जहाँ पे हो रहा है ना, उसको बोलते हैं अपन सिस्टम। भाई इस सिस्टम के अंदर काम हो रहा है, उसको बोलते हैं सिस्टम। और सिस्टम के आसपास, जैसे आपका घर है, वहाँ पे आपने काम कर रहे हो, एनर्जी का फ्लो कर रहे हो, कुछ एनर्जी बना रहे हो, मिटा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप एनर्जी को, ठीक है ना। मतलब एनर्जी को आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, बनाए मिटाए नहीं जा सकता। मैं बोल रहा हूँ एनर्जी का फ्लो इधर से उधर, इधर से उधर कर रहे हो, तो वो वाली चीज़ जैसे आपके घर में कर रहे हो, वो आपका घर, वो तो हो गया सिस्टम। और घर के आसपास की जो सारी चीज़ है, वो क्या हो चुका, सराउंडिंग और सराउंडिंग सिस्टम, दो चीजें हो चुकी है ना, एक तो सिस्टम, एक सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को दोनों को मिला के मेरा क्या बन चुका, यूनिवर्स बन चुका। तो सिस्टम प्लस में क्या बोलूं, सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। मेरा सिस्टम, जहां पे मैं बैठा हूं, मेरे रूम में मेरा सिस्टम हो चुका, मेरे रूम के आसपास की जो सारी जगह है उसको मैंने बोल दिया सराउंडिंग। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग मेरा बन चुका पूरा यूनिवर्स, ठीक है। तो इसको चीज को अच्छे से ध्यान रखना भाई। टाइम तो लग रहा है ना, अब क्वालिटी चलेगी चीज़ें। देखो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ मैंने किया भी नहीं है, प्रॉब्लम थी, कुछ दिक्कत थी, इस वजह से वो प्रॉब्लम हो चुकी। बाकी तो है ना, कॉम्प्रोमाइज़ मैं करता ही नहीं, ठीक है। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और ध्यान रखना, चैप्टर कोई सा भी हो, थर्मो हो, आयनिक हो, कोई सा चैप्टर हो, ठीक है, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन चैप्टर हो आपका, ठीक है, मेरे से पढ़ने के बाद बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत छोटी बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे से पढ़ने के बाद में कोई सा चैप्टर मुश्किल नहीं लगेगा राजा। ये चैप्टर पूरा पढ़ो, उसके बाद में तुम्हें खुद पता लग जाएगा, ठीक है। इतनी एनर्जी कौन खर्च करता है भाई इस इतनी सी चीज़ को समझाने के लिए। लेकिन याद रखना, इस सारी ये दो चीज़ें आपने समझ ली ना, इसी से सारा चैप्टर चलता है। और पब्लिक क्या करती है, बड़े बड़े टीचर भी इस चीज़ करते हैं कि इस छोटी चीज़ को, अरे यूनिवर्स, सिस्टम, सराउंडिंग को बना के मिल के बन गया भाई, इसी पे सारा चैप्टर डिपेंडेंट है।
अगर ये वाली चीज़ आपको समझ में आएगी ना, बाकी चीज़ें मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा ना, आप कहीं से जाके पढ़ेंगे ना, ठीक है, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। जो पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर ये आपको पूरा क्लियर हो चुका है 90%, इतनी सी चीज़ में 90% चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया है। 10% चीज़ें बची जो आपको करनी है। अब तो केवल आपको फॉर्मूला रखना है, निकालना है, ये चीज़ें करनी है। सारी चीज़ें आपको आती है पहले से, लेकिन ये वाली चीज़ थी ना, बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ा काम रोल प्ले करती है, ठीक है, बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और प्ले मैं बता दूंगा आपको कैसे करती है, कि आप समझे कि मेरी बात को। सारा मेरा यूनिवर्स हो चुका, ये मेरा सिस्टम हो चुका, सिस्टम के आसपास की चीज़ मेरे सराउंडिंग हो चुकी। क्या सिस्टम प्लस सराउंडिंग करके यूनिवर्स बना मेरा, बन चुका। क्या सिस्टम प्लस सराउंडिंग करके मेरा यूनिवर्स बना। सिस्टम क्या कहला है, जहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली यूनिवर्स कौन कौन से बनता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। यहाँ पे मेरा काम हो रहा है और उसके आसपास की चीज़ को मैंने क्या बोला, सराउंडिंग बोला। सिंपल चीज़ है, सिंपल चीज़ है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे अपन। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे भाई, लिखो, सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम है, ठीक। तो सिस्टम की डेफिनेशन लिखेंगे अपन। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम होता है भाई स्पेसिफिक, लिखाई दिया मैंने आपको, स्पेसिफिक पोर्शन जहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, पोर्शन ऑफ द मैटर, ठीक है। सिस्टम की परिभाषा ये वाली हो चुकी है आपकी। डेफिनेशन मतलब हिंदी में बोलते हैं परिभाषा, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे सराउंडिंग, सराउंडिंग, ठीक है जी। सराउंडिंग की बात करूँ तो सराउंडिंग होता क्या है, सराउंडिंग मैंने बताया कि जो आपका सिस्टम है, सिस्टम के बाद का सारा पोर्शन जो होता है ना, ये सिस्टम, देखो ये वाला सिस्टम, इसके आसपास का पोर्शन क्या होता है, सराउंडिंग होता है। लिखो, द रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग द सिस्टम, ठीक है भाई। यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम से बाहर, मतलब सिस्टम को छोड़ के सारा पोर्शन क्या होता है, सराउंडिंग होता है। इसके साथ ही एक चीज और लिखेंगे अपन, उसको बोलते हैं बाउंड्री। समझ पा रहे हो बात को, बाउंड्री क्या होती है भाई, देखो ये वाला सिस्टम, ठीक है, ये वाला मेरा सिस्टम हो चुका, ठीक है। इस सिस्टम के आसपास का जो सारा पोर्शन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारा क्या हो चुका, क्या हो गया भाई, सराउंडिंग हो चुका। लेकिन इसको और इसको कन्वर्ट करने वाली चीज़, मतलब जो करते हैं ना डिवाइड, मतलब इसको, इन दोनों को, इनके बीच की जो दीवार है, इन दोनों को अलग करने की, डिफरेंस करने की, इनके बीच में सिस्टम सराउंडिंग, इनके बीच की जो दीवार है उसको बोलते हैं अपन क्या, बाउंड्री। क्या बोलते हैं इसको, बाउंड्री बोलते हैं। लिखो, विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली जो दीवार होती है उसको बोलते हैं बाउंड्री। क्या इसको समझ में आया आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। तीन चीजें होती है, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। ये किसका पार्ट होता है, यूनिवर्स का पार्ट होता है। यहाँ से क्या होता है, एनर्जी का फ्लो होता है। सिंपल बात है, ठीक है। उसके बाद में अपन लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, हेडिंग डालो, हेडिंग डालेंगे अपन। देखो भाई सिस्टम हो गया, ठीक है, सिस्टम तो हो चुका, लेकिन इतना बताओ कि सिस्टम सेम तरह का होता है। मैंने बताया कि कहीं कोई जेला कोटा में, मैंने बताया कि आप कोई कोटा में, कोई जयपुर में, कोई बॉम्बे में, कोई लखनऊ में, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो जरूर थोड़ी है कि मेरा जैसा सेम रूम रहेगा आपके पास में, नहीं रहेगा ना। सबका अलग अलग रूम हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है, किसी का लग्जूरियस हो सकता है, किसी का मेरे जैसा हो सकता है, बिल्कुल छोटा सा रूम, छोटा नहीं बड़ा रूम तो है लेकिन नॉर्मल रूम है, ठीक है। इस तरह का अलग अलग तरह का हो सकता है ना यार, तो अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे क्या, टाइप्स ऑफ सिस्टम। भाई अलग अलग हो सकते हैं तो टाइप्स ऑफ सिस्टम लिखेंगे यार अपन, सिंपल है, उसमें क्या दिक्कत है। टाइप्स ऑफ सिस्टम, राइटिंग में थोड़ी गंदी हो रही है, बाकी तो सही है। टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करेंगे। देखो तो कितने टाइप के सिस्टम हो सकते हैं, तो मैं बता दूं आप लोगों को, केवल 3 टाइप के सिस्टम हो सकते हैं आपके पास में। 3 टाइप ऑफ सिस्टम, 3 टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है भाई। 3 टाइप के सिस्टम हो सकते हैं आपके पास में। 3 टाइप के सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं, क्या मुझे आप बता देंगे 3 टाइप के कौन कौन से सिस्टम हो सकते हैं। 3 टाइप के, मतलब ये रूम है, ठीक है, ये रूम है, इस रूम में 3 टाइप के सिस्टम कैसे कैसे हो सकते हैं बताओ मुझे। एक तो हो सकता है कि पूरा रूम क्लोज हो, ओपन, ठीक है, क्लोज है। एक हो सकता है ओपन, एक तो खुला हो सकता है, एक बंद हो सकता है, 2 तो हो चुका। लेकिन एक कौन सा हो सकता है, एक हो सकता है भैया आइसोलेटेड, मतलब आइसोलेटेड जिसमें कहीं से हवा भी आने की जगह ना हो, बिल्कुल पैक,
ठीक है। क्लोज का मतलब गेट लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, खिड़की विड़की, तो कौन सा हो गया, क्लोज हो गया। ओपन गेट, खिड़की खोल दिया, लेकिन भाई अंदर बैठे हो तो हवा तो आ रही है ना, हवा तो आ रही है ना, कुछ पानी कहीं से पैकिंग पानी भी आ सकता है ना, तो मतलब तो क्लोज होते हुए भी ओपन जैसा ही हुआ ना, मतलब क्लोज तो हो गया लेकिन गेट वेट लगाने के बाद एक ओपन हो गया, सब कुछ एक हो गया आइसोलेटेड, जिसमें हवा भी अंदर नहीं आ सकती, मतलब आप लोग भी अंदर नहीं आ सकते। अगर आप लोग अंदर रहेंगे तो हवा नहीं है तो आप ऐसे निकल लोगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो, तो आपको केवल क्लोज और ओपन में जा सकते हो, आइसोलेटेड मत चल जाना, नहीं तो फिर तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरी क्लास कौन देखेगा भाई फिर, ठीक है। तो 3 तरह के सिस्टम हो सकते हैं आपके पास में। 3 तरह के सिस्टम कौन कौन से सकते हैं? फर्स्ट लिखो ओपन सिस्टम, ठीक है भाई। दूसरा हो सकता है क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम। थर्ड नंबर का हो सकता है भाई आइसोलेटेड, आइसोलेटेड, ठीक है। 3 तरह के सिस्टम हो सकते हैं। 3 तरह के सिस्टम। देखो ओपन सिस्टम क्या होता है कि ओपन सिस्टम का कैसे पता लगाएंगे भैया, ओपन सिस्टम होगा कि यार ये देखो, ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। ओपन सिस्टम का मतलब इतना है कि यार मुझे इतना बता दो, आप लोग क्या समझेंगे कि भाई ओपन सिस्टम में क्या होता है, ठीक है, कि ये वाला मेरा क्या हो चुका, यूनिवर्स हो चुका। सिस्टम कहाँ पे हो चुका है, मतलब सराउंडिंग हो चुका, यूनिवर्स मतलब कि सराउंडिंग, ठीक है, ये मेरा सराउंडिंग हो चुका, और मेरे यहाँ पे है भाई क्या, सिस्टम, ये वाला मेरा सिस्टम, ठीक है। ये क्या हो चुका, सिस्टम, ये वाला हो चुका मेरा सराउंडिंग। तो भाई जो ओपन सिस्टम होगा, ओपन सिस्टम किसको कहलेंगे अपन, किसको बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे जिससे इस सिस्टम से, इस सराउंडिंग में, इस सिस्टम से, ये वाला सिस्टम है, ठीक है, ये वाला सराउंडिंग है, इस सिस्टम से इस सराउंडिंग में मेरे पास में भैया यहाँ से क्या होगा, एनर्जी को अभी ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी आ जा सकती है, ठीक है, एनर्जी आ जा सकती है। साथ में इसके अंदर जो मैटर भरा हुआ है, मैटर जो भी इसमें अंदर पदार्थ, जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर में, ये भी आ जा सकती है। क्या, ये भी आ जा सकती है। इसका मतलब क्या, समझ पा रहे हो बात, दोनों चीज़ों का ट्रांसफर हो सकता है। किसका किसका, एक तो एनर्जी का, एक किसका किसका, मैटर का। एनर्जी और मैटर दोनों का क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। इसको मैं बोलूंगा कि भाई ओपन सिस्टम है। ओपन का मतलब मेरा जो रूम है, इस रूम से मैं हवा भी ले सकता हूं, कुछ सामान भी ले सकता हूं, मतलब एनर्जी और मैटर दोनों का क्या हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है, ले दिया जा सकता है। इसका मतलब मेरा ओपन सिस्टम होगा, ठीक है। सिंपल बात है, समझ में आया आप लोगों को। इसमें कुछ लाइन्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इसके कुछ एग्जांपल लिखेंगे। लाइन तो बोल ही दी मैंने, लाइन लिखने से क्या मतलब है, ठीक है। इन एनर्जी और मैटर का थोड़ा शॉर्ट में लिखे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एनर्जी और मैटर दोनों का क्या हो सकता है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसमें एनर्जी और मैटर दोनों का क्या हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है, ट्रांसफर हो सकती है चीज़ें। एग्जाम्पल जैसे क्या लिखूँ मैं, कॉपी इन ओपन ग्लास, ठीक है। एक ग्लास लिया आपने, उसमें कॉपी को डाला, तो उसके कॉपी में क्या होती है, एनर्जी होती है ना, वपार वपार निकलती है, भाप निकलती रहती है, ठीक है। वो भाप जो निकलती रहती है, तो भैया उसको मैं एनर्जी बोलूंगा। तो उस कप में से, उस गिलास में से मेरी एनर्जी निकल रही है, बाहर जा रही है, ठीक है। साथ में उसके अंदर जो चाय कॉपी जो भी भरी हुई है, उसको ऐसा कर दो, उसका जो मैटर है वो भी निकल जाएगा, ठीक है। मैटर भी निकल सकता है, मतलब दोनों चीज़ें निकल सकती है। एनर्जी तो निकल ही रही है साथ में, और उससे क्या निकल सकता है, मैटर भी निकल सकता है, मतलब कॉपी इन ओपन ग्लास, ये वाला एग्जाम्पल हो सकता है। साथ में ऑल लिविंग थिंग, ठीक है, ऑल लिविंग सिस्टम बोल दो, थिंग तो क्या, ठीक है, ये वाली चीज़ हो सकती है। क्या पता है आपको, समझ में आए क्या, ओपन सिस्टम किसको बोलेंगे। इसके बाद में आप क्लोज का सिस्टम का तो आप सिस्टम समझ ही गए होंगे ना, इतनी बात बोलने के बाद तो आपको समझ में आएगा होगा मैं क्या बोलने वाला हूँ, कि भाई यहाँ पे क्या होगा, सराउंडिंग ये सिस्टम हो चुका, लेकिन क्लोज जो सिस्टम रहेगा उसमें क्या हो जाएगा, इसमें केवल एनर्जी, एनर्जी का यहाँ पे एनर्जी भाई, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी का फ्लो होता है, लेकिन जो आपका मैटर है ना भाई, जो आपका मैटर है ना, मैटर का फ्लो नहीं होता है, लिख देना। केवल यहाँ पे एनर्जी का, आप ऐसा ध्यान रखते हैं। ओपन में दोनों का, क्लोज में एक का एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी का होगा, ठीक है, एनर्जी का होगा। एग्जाम्पल लिखो कैसे, कॉपी इन क्लोज्ड गिलास, समझ लो बात को। वही गिलास लो, उसमें आप क्लोज कर दो उसको, लेकिन क्या वो ठंडी नहीं होती है, क्या होती है, हो जाती है, मतलब एनर्जी तो निकल चुकी है, लेकिन मैटर उसका हिला लो डुला लो नहीं निकलेगा ना, सिंपल बात है, नहीं निकलेगा, लेकिन उसकी ठंडा हो चुका हो, मतलब एनर्जी तो निकल चुकी है। तो ये वाला एग्जांपल इसका आप देख लो, क्लोज सिस्टम क्या होता है। ये चीज़ें काम आएगी, बेसिक चीज़ें, थ्योरेटिकल चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आइसोलेटेड की बात करेंगे तो आइसोलेटेड का मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे अब, कि देख भाई यहाँ से 2 थी, 2 से 1 हुई, तो यहाँ तो क्या, दोनों चीज़ें ही नहीं होगी, ठीक है, ना तो एनर्जी होगी, ना ही आपका मैटर होगा,
ठीक है, समझ पा रहे हो बात को, लिख दो। ना तो एनर्जी फ्लो होगा ना मैटर का फ्लो होगा, ना एनर्जी का फ्लो होगा ना मैटर का फ्लो होगा, मतलब दोनों ही चीज़ों का फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब कि भैया ये आइसोलेटेड है, मतलब इसके अंदर पैक कर दिया, इसका मतलब है ना तो एनर्जी निकलेगी ना मैटर निकलेगा, जिसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, थर्मोप्लास्क। थर्मोप्लास्क, ठीक है, थर्मोप्लास्ट है ना। इसमें क्या रख दो, कॉपी रख दो, तुम लाते हो ना थर्मो, ठीक है, जिसमें अपन कॉफी वगैरह चाय वगैरह रख देते हैं, कहीं जाते हैं लेके तो उसमें ठंडी नहीं होती हो, इसका मतलब उसकी एनर्जी नहीं निकलती बाहर, ठीक है। उसको इस तरह से बनाया जाता है कि उसकी एनर्जी बाहर ना निकले, उसको आइसोलेटेड फॉर्म में बनाया जाता है। जब आइसोलेटेड फॉर्म में बना देंगे तो ये वाली चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। क्या ये चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आई क्या? क्या वी आर बैक? जो अपनी नींव थी, जो अपना कंसेप्ट था, बेसिक से पढ़ाने का, जीरो से पढ़ाने का, आपको एक एक चीज़ आपके दिमाग में घुसाने का, क्या वो चीज़ वापस बैक हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है। बुरा लगता है मुझे आयनिक मैंने जल्दी में पढ़ा दिया, ठीक है, दिल से बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उससे क्वेश्चन आएंगे आपके, आपको समझ में आया, थोड़ा सा इधर उधर देख लेना, ठीक है। 30 चैप्टर में अगर एक चैप्टर में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया तो क्या हो जाता है भाई, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो फिर भी मैंने उसे बेस में करवाया ना क्वालिटी से। बाकी अगले चैप्टर पर अच्छे से करेंगे, ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी ना लो। टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करी मैंने, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम 3 होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, उसके बाद में आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन में क्या दोनों निकलते हैं बाहर, ठीक है, क्लोज में एक निकलता है एनर्जी, आइसोलेटेड में दोनों नहीं निकलते, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। देखो सिस्टम की बात करी मैंने, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के आपको मैंने कितने टाइप हो सकते हैं, उसके बाद में अब टाइप हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब अपन बात करेंगे भाई सिस्टम की स्टेट क्या हो सकती है, स्टेट की अवस्था, सिस्टम अलग अलग हो सकता है ना, स्टेट भी अलग अलग हो सकती है ना, ठीक है। स्टेट MPUP है, ऐसा ही कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ अलग चीज़ें होती है। स्टेट होता है ना, स्टेट अवस्था की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो अलग अलग हो सकती है। तो हेडिंग डालो कैसे हो सकती है, मैं बताता हूँ आपको। लिखो स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, स्टेट ऑफ द सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हिंदी में इसको अवस्था बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इस सिस्टम को पता है, जब किसी भी सिस्टम की किसी भी चीज़ के आपको स्टेट का पता लगाना होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। जब प्रॉपर्टी सेम रहेगी, कुछ अलग प्रॉपर्टी रहेगी, इसकी कुछ प्रॉपर्टी अलग है, इसकी कुछ अलग है, जैसे मैं लिक्विड सॉलिड हो, उसकी स्टेट अलग अलग हो सकती है, तो अपन लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी के हिसाब से बोलेंगे कि भाई ये लिक्विड है या सॉलिड है या फिर गैसेस है, ठीक है। मतलब उसकी प्रॉपर्टी तो देखना पड़ेगा ना आपको, उसके गुण तो देखना पड़ेगा, हिंदी में बात करूंगा तो यार, ठीक है। तो यार स्टेट ऑफ द सिस्टम की मैं बात करूंगा तो उसकी प्रॉपर्टी देख के इसने क्या करा, किसी साइंटिस्ट आया, कोई भी आया होगा, मेरे को ध्यान नहीं, वो आया बेचारा, और उसने आके उसने क्या करा, इसने 2 चीज़ों में इसको डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट कौन कौन से थे, वो 2 पार्ट निकल के आए अपने सामने। उन पार्ट का नाम था, एक था स्टेट फंक्शन, एक तो था स्टेट फंक्शन, ठीक है जी, और एक था पाथ फंक्शन, ठीक है। इस चीज से क्या समझे आप, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन से क्या समझे। स्टेट फंक्शन का मतलब तो है कि भाई स्टेट मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो केवल उसकी स्टेट पे, मतलब इनिशियल और फाइनल, ठीक है ना, उसकी स्टेट पे डिपेंड कर रहा होगा, उसकी अवस्था पे डिपेंड कर रहा होगा। एक पाथ फंक्शन मतलब उसके एक रास्ते पे, भाई इसका क्या प्रोसेस चल रहा है, इसका क्या पाथ हो रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। समझ पा रहे हो बात। तो एक तो केवल उसकी अवस्था, उसकी स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एक डिपेंड कर रहा है उसके रास्ते पे क्या प्रोसेस हो रहा था, ठीक है जी। उन सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही थी, तो स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही थी ना, तो भाई स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन क्या होता है, तो उस चीज़ पे डिपेंड कर रहा था। अब इनके अंदर होती है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो स्टेट पे डिपेंड करती है और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो पाथ पे डिपेंड करती है। इसका यहाँ से क्वेश्चन कैसा आता है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कुछ प्रॉपर्टी जो मैं लिखाने वाला हूँ, उस प्रॉपर्टी का नाम आएगा कि ये फलाना ढिमकाला, ये वाली प्रॉपर्टी, बताइए इसमें से कौन सी पाथ फंक्शन है। तो आपको देखना है 4 में से कौन सी पाथ है, भैया ये वाली, तो ये वाला टाइट कर दिया मैंने, तो ये वाला है कि भैया ये वाली, तो ये वाली राइट कर दिया मैंने। कि उसमें बोला कि कौन सी स्टेट फंक्शन है, भैया ये वाली नहीं, ये वाली राइट कर दी। क्या इस प्रॉपर्टी का नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल रखना पड़ेगा। कौन सी प्रॉपर्टी, जो मैं भी लिखा दे रहा हूँ, ठीक है, लिखाता हूँ। लिखो सबसे पहले वो लाइन लिखेंगे कि वो क्या चीज़ होती है, लिखना
these depend only upon initial and final state। ठीक है, मैंने क्या बोला, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, या तो इस पे या इस पे, इस रास्ते पे नहीं करेगा, ये इस पे करेगा। ठीक है, रास्ता कहीं से होते जा रहा हो कोई मतलब नहीं। ठीक है, जैसे अपन निकालते हैं ना, क्या निकालते हैं, वेलोसिटी देखी आपने, डिस्प्लेसमेंट देखा आपने, समझ पा रहे हो बात को, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, समझ पा रहे हो बात को। तो हमेशा वही चीज़ ध्यान रखना कि भाई आपको जो स्टेट फंक्शन की बात करेंगे तो भाई ये इसके पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये केवल इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो, चीज़ों को कर पाओगे, आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमेशा एक चीज़ और लिख लेना कि जो स्टेट फंक्शन होते हैं ना, हमेशा किस में लिखे जाते हैं, ये कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर में। ठीक है, किस में लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल लिखेंगे अपन, ई का मतलब क्या होता है, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी हो गया, उसके बाद हो गया भाई एच, उसके बाद में हो गया एस, जी, टी, पी, वी, ये वाली ई, एच, एस, जी, टी, पी, वी, इनके पूरे नाम क्या होते हैं। ई का मतलब तो आप समझ चुके होंगे भाई, एनर्जी होता है, आप लिख लेना। एच का मतलब होता है भाई हीट, नाउ इसका मतलब होता है एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी हीट एनर्जी का पार्ट है, लेकिन फिर भी अपन इसको अलग नाम से डिनोट करते हैं इस चैप्टर में, इसलिए एंथैल्पी होता है। एस का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक हीट, नो इसका मतलब होता है एंट्रोपी, जो अपन आगे पढ़ेंगे। एस का मतलब होता है एंट्रोपी। जी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गिब्स एनर्जी। टी का मतलब टेम्परेचर, पी का मतलब प्रेशर, वी का मतलब वॉल्यूम। समझ चुके हो, 3 चीज़ें थी ये वाली, इनको अच्छे से ध्यान रखना, बाकी तो आप अच्छे से कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके एक शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बना रखी, जो मैं आपको बता दूं, याद कैसे करना है इनको। क्या ऐसे रखेंगे, जी, टी, पी, वी ऐसा नहीं रखेंगे, इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप। कैसे याद रखेंगे कि भाई एस, एच, ई क्या बनता है, सी बनाए, तो ऐसे लिख दो, SHE हो गया। उसके बाद मैंने क्या रखा था, उसके बाद जी को मैंने यहाँ पे लिख दिया CGPVT, मतलब सी इज प्राइवेट। कैसे, सी इज प्राइवेट, मतलब SHE अपने ऐसे, अब आए तो लगाएंगे नहीं, थोड़ा बहुत ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। मैंने क्या रखा था, सी इज प्राइवेट, CG प्राइवेट, ऐसे बोल दो आप, CGPVT, मतलब आप समझ लेंगे प्राइवेट, PVT ऐसे लिखते ना, PVT प्राइवेट, CG मतलब वो लड़की नहीं है भाई, SHE की बात कर रहा हूँ, CGPVT, सी इज प्राइवेट, ऐसे याद रख लो। सी इज प्राइवेट मतलब सारे स्टेट फंक्शन होते हैं। अपन एग्जाम में ऐसी चीज़ें आएगी तो अपन को ध्यान आ जाएगी, ध्यान आते आप कर लेंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है सारी चीज़ें। अब पाथ फंक्शन की बात करूँगा, तो पाथ फंक्शन में क्या होता है, लिखो डिपेंड, भाई कितनी गंदी राइटिंग है यार, मुझे खुद को शर्म आ रही इस चीज़ को लिख के। तुम्हें पहले नहीं थी भाई ये, अब ये कुछ दिन से ब्रेक हुआ ना बीच में, इस चक्कर में ज़्यादा खराब होगी मेरी। डिपेंड ऑन पाथ फंक्शन क्या होता है, डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल, IP लिख लो, है ना, आप अच्छे से लिखना, इनिशियल एंड फाइनल, साथ में एज यूजुअल। ये केवल किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है ओनली किस पे, इनिशियल और फाइनल पे। इनिशियल और फाइनल के साथ साथ किस पे डिपेंड कर रही है, पाथ पे, पाथ डिपेंडेंट। इस पे करेगी, साथ में इस पे भी करेगी। ठीक है, ये वाला तीनों पे करेगी, इनिशियल पे करेगी, फाइनल पे करेगी और पाथ पे भी करेगी। पाथ से भी डिपेंडेंट होती है चीज़ें, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कैसे करना है, स्मॉल लेटर में, इसको कैसे लिखते हैं, स्मॉल लेटर में, हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ये वाला किस में, कैपिटल में, ये वाला स्मॉल लेटर में। इसके एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल क्या होते हैं, लिखो, एग्जाम्पल होते हैं भाई सिंपल, इसका होता है भाई वर्क डन हो गया, W, ठीक है, हीट होगा, 2 ही लिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा इसको। ठीक है, हीट हो गया भाई,
ठीक है। डब्ल्यू का हीट हो गया, ये वाली चीज़ है, इसको क्यू से फॉर्म डिवाइड करते हैं, क्यू, हीट को क्यू से। अपने इस चैप्टर में कैसे डिनोट करेंगे, क्यू से ही। इसको अच्छे से लिख लेना, वर्क डन और हीट, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी, बाकी कुछ भी नहीं भाई। कौन कौन सा सिस्टम है आपका, सिस्टम किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है। ये थ्योरेटिकल पॉइंट चल रहा है अपना, अभी जब क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल आएंगे अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले थ्योरेटिकल पॉइंट भी जरूरी नहीं, क्योंकि मैंने बताया था एक क्वेश्चन थ्योरी से, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल से आता है, थ्योरी वाली चीज़ें है, बस इनको ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसलिए थोड़ा सा हाइट, इसलिए थोड़ी सी चीज़ें क्या हो जाती हैं, थोड़ी सी वो बन जाती है कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं, तो इस तरह से करना, बाकी आराम से कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये वाली चीज़ें कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो। अब इसके बाद में एक छोटा हेडिंग डालेंगे, अब इसके बाद में अगला हेडिंग डालेंगे कि भाई अपने को क्या करना है, थर्मोडायनामिक जो प्रोसेस अपन अब चैप्टर से अपन आ रहे हैं ना, थर्मोडायनामिक आ गया ना, अपन ने सारे अंदर की बात करी भाई क्या क्या चीज़ें होती है, इन सारी चीज़ें मिला के, इन चीज़ें मिलाने के बाद में जो सिस्टम होगा, ठीक है, सिस्टम की बात करी, उसके बाद में सराउंडिंग की बात करी, यूनिवर्स की बात चली, तो सराउंडिंग सिस्टम में क्या हो रहा था, एनर्जी का फ्लो हो रहा था, ठीक है, बल्कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रहे थे, एनर्जी का फ्लो ही तो होता है ना, ये वाली चीज़ मैंने बताई ना आप लोगों को यार, एनर्जी का फ्लो। तो भाई थर्मोडायनामिक की तो बात कर रहा हूँ ना मैं, तो थर्मोडायनामिक एनर्जी का फ्लो है, उसके कुछ प्रोसेस भी तो हो गए होंगे ना भाई। सिस्टम होगा, सिस्टम इधर टाइप होगा, बहुत सारे टाइप के मैंने सिस्टम के बारे में बात करी, इन सारे टाइप के सिस्टम को बात मिला के, इन सारे सिस्टम को मिला के इनके अंदर क्या प्रोसेस चल रहा होगा, कुछ अलग अलग प्रोसेस चल रहे होंगे, समझ पा रहे हो बात को, बहुत सारे प्रोसेस चल रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इन प्रोसेस चल रहे होंगे, ठीक है, तो उस प्रोसेस के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होगी, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी भाई। इन सिस्टम के जो प्रोसेस चलते हैं, इन प्रोसेस में क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, तो अपन बात करेंगे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी लिखो, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। भाई जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है ना, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, इस प्रोसेस में सारे क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, तो यहाँ पे दो तरह की प्रॉपर्टी होती है भाई, ठीक है। दो तरह की कैसे प्रॉपर्टी हो सकती है, प्रॉपर्टी मतलब किसकी, मैटर की। देखो एनर्जी का फ्लो किस में होता है, कोई मैटर होगा, कोई वस्तु होगी, कोई चीज़ होगी, उसके अंदर तो एनर्जी का फ्लो हो रहा होगा ना, इधर उधर से चीज़ें, तो उस प्रॉपर्टी, उस मैटर की जो प्रोसेस सारा चल रहा है उस मैटर में, उस सिस्टम में, तो भाई उनकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, किसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, तो यहाँ से दो तरह की निकल के आती है। फर्स्ट निकल के आती है भाई इंटेंसिव और एक सेकेंड नंबर की जो निकल के आती है वो आती है भाई एक्सटेंसिव। अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि भाई इंटेंसिव क्या होता है, आंतरिक, एक्सटेंसिव क्या होता है, बाहरी, ठीक है। दो तरह की प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, लिखना इसमें, डज नॉट डिपेंड ऑन मैटर। भाई जो प्रोसेस चल रहा है, जो सिस्टम के अंदर चल रहा है, उसके अंदर मैटर एनर्जी का, तो ध्यान रखना है जो ये प्रॉपर्टी है ना, इंटेंसिव अंदर की जो प्रॉपर्टी है, ये मैटर पे डिपेंड नहीं करती है। डज नॉट डिपेंड ऑन मैटर, किस पे, ये मैटर पे डिपेंड नहीं करती, और ये वाली चीज़ क्या करती है, डिपेंड ऑन मैटर, डिपेंड ऑन मैटर। मैटर मतलब भाई उसकी साइज पे, ठीक है, उसके मास पे। भाई मैटर तो है, अंदर कुछ भी चीज़ें, उसकी साइज हो सकती है, उसका कुछ मास हो सकता है, तो इससे ज़्यादा क्या होगा, साइज या मास, कुछ हो सकता है ना, साइज और मास, यहाँ भी लिख लो, साइज और मास हो सकता है, उसके मास बढ़ने पे बढ़ रही हो, साइज बढ़ने पे बढ़ रही हो, घट रही हो, कुछ हो सकता है ना, मतलब साइज और मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो आप इस तरह से ध्यान रखो। डज नॉट डिपेंड ऑन मैटर, डज नॉट और डिपेंड ऑन मैटर, तो भैया एक्सटेंट, तो इसका मतलब एक्सटेंसिव, इसका मतलब जो इंटेंसिव है वो डिपेंड नहीं करेगी, या करेगी, वो डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन। लेकिन एक्सटेंसिव जो है डिपेंड करती किस पे, मैटर पे, तो ये वाली चीज़ रखना। उसके बाद में अब ध्यान रखेंगे कि भाई ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, ये प्रॉपर्टीज होती है, एग्जाम्पल लिखो, प्रॉपर्टी होती है भाई, जैसे डेंसिटी ले लो, डेंसिटी है, डी पे लिख दो इसको, ये डिपेंड नहीं करेगी। उसके बाद प्रेशर होगा डीपी, उसके बाद में टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर टी, डीपीटी। ये तीन चार चीज़ें और भी होती है, लेकिन तीन इंपॉर्टेंट है, ये वाले तीन को ध्यान रखो, सब कुछ याद नहीं रखना होता है आपको, ठीक है, सब कुछ याद करेंगे तो मतलब क्या रखा पढ़ाने का, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें ध्यान रखो, तीनों चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। इसकी एग्जाम्पल लिखो, इसके बहुत सारे होते हैं भाई, इसको बहुत अच्छे से करना।
अब देखो ये तीन चीज़ें, कुछ एक दो तीन चीज़ें होती है इंपॉर्टेंट है, बाकी अलग होती है, थोड़ा सा इनको ध्यान देना। सबसे पहले डीपीटी, मतलब देखो यहाँ से प्रेशर टेम्परेचर इनका भाई क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम यहाँ ना होकर वॉल्यूम इधर साइड चला जाता है, ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे चला जाता है वॉल्यूम, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है क्या? वॉल्यूम इसको भी से डिनोट करते हैं। अगली लो मोल, एन हो गया। मास की बात करेंगे, मास एम हो गया, ठीक है। गिब्स एनर्जी की बात करेंगे, गिब्स एनर्जी जी हो गया, ठीक है। एंट्रोपी की बात करेंगे, एंट्रोपी, एंट्रोपी किससे डिनोट करता है, एस से। एंथैल्पी किससे करी थी मैंने, एंथैल्पी एच से, ठीक है, ये वाला हो गया, इस तरह से करो। इसके अलावा बहुत सारी और कुछ चीज़ें होती है, जैसे फोर्स हो गया, फोर्स यप हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बस इतना ध्यान रखना आप, तो कोई दिक्कत नहीं। इसकी देखो शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ आपको। इसकी होती है भाई VNM, वेनम, वेनम, ठीक है, एनम हो गया, वेनम हो गया, वेनम CA GF, ठीक है भाई। ये इतनी सारी कहाँ है, तो देखो यहाँ तक तो आपने SH देख ला, E एनर्जी होती है, ठीक है, एनर्जी लिख लो यहाँ पे, एनर्जी, एनर्जी E ये वाली, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। CGF, और GF का मतलब है भैया G हो गया, F का मतलब फोर्स हो गया। बाकी जो C वो है ना, इसको भी एरिया होता है। ये भी दो चीज़ें मैंने लिखवाई नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन वो कंसेप्ट में तो मैंने लिखवा दी। वेनम जर है, CGF C है, ठीक है, CA GF, मतलब ऐसा कुछ लिखो, CGF CA लिख दो, कुछ भी, वेनम जर, वेनम CA GF, इस तरह से मैंने बना दिया। आप इसको पढ़ने का तरीका अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको चीज़ें ध्यान हो जाएगी। तो भैया ये वाली प्रॉपर्टीज होती है, इनको अच्छे से ध्यान से रख लेना। थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है, थ्योरेटिकल पोर्शन आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। एक्सटेंसिव क्या होती है, इंटेंसिव क्या होती है, सब कुछ बता दिया मैंने। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद में सारा काम सरस हो जाएगा। बस लास्ट है थ्योरी का पोर्शन, उसके बाद में आपके कंसेप्ट चलेंगे। कंसेप्ट के बाद में आपको मज़ा आ जाएगा, चीज़ें कैसे सोल्व हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है भाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अगला लिखो, टाइप्स ऑफ थर्मो डायनामिक प्रोसेस। अब आ चुके अपन प्रोसेस पे। मैंने बताया ना प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, सब देख लिया अपन ने। अब अपन डायरेक्ट बात कर रहे हैं प्रोसेस की। लास्ट सब कुछ अपने डिटेल में पढ़ लिया, सिस्टम वगैरह, उसकी क्या प्रॉपर्टी, सब कुछ पढ़ लिया। अब अपन लास्ट में आ चुके हैं प्रोसेस के बारे में, कि भाई एनर्जी है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, तो इनके अंदर भी भाई जो एनर्जी का फ्लो होता है वो कुछ तो प्रोसेस होते होंगे एनर्जी फ्लो होने के, प्रोसेस के थ्रू होती चीज़ें। तो भाई क्या क्या प्रोसेस होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। इन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, तो इनके प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, तो कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं, कि भाई इस प्रोसेस को तो हो रही सारी चीज़ें है ना, अलग अलग चीज़ें हो सकती है ना। तो यहाँ से मैं आपको 5 तरह के प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। इन 5 तरह के प्रोसेस बताने के बाद में आपका चैप्टर बहुत आगे बढ़ जाएगा और एक लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। अभी तक तो बेसिक चीज़ें चल रही थी, बेसिक चीज़ें, अब प्रोसेस आएगा, उसके बाद से चैप्टर लेवल पे आ जाएगा, और वहाँ से कंसेप्ट बनना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन खत्म होकर वहाँ से बिल्कुल न्यूमेरिकल और कंसेप्ट बेस पे काम होने लग जाएगा, ठीक है। तो भाई टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, प्रोसेस कहाँ पे कन्वर्ट होते हैं, कहाँ पे चीज़ें चलती है। तो भाई प्रोसेस तो ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कोई सा भी आपका सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है, वो क्या करेगा, अपनी स्टेट को चेंज करेगा, ठीक है। जैसे सॉलिड से गैस ऐसा होता है ना स्टेट, तो इस स्टेट चेंज करेगा, स्टेट चेंज करेगा, मतलब वहाँ पे प्रोसेस बदल रहा है, तो वहाँ पे प्रोसेस हो रहे होंगे। कहाँ कहाँ पे हो सकता है, यही चीज़ लिखनी पड़ेगी अपन को। तो भाई टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करूँगा, तो प्रोसेस नंबर 1 लिखेंगे। नंबर 1 जो प्रोसेस है आपका कौन सा हो सकता है, नंबर 1 प्रोसेस का नाम है आपका आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल का नाम आते तो आप समझ चुके होंगे कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। अब इसी से आपको क्लियर हो चुका हो भैया आइसोथर्मल की बात हो रही है, मतलब टेम्परेचर तो भैया कांस्टेंट होगा, या फिर टेम्परेचर के बारे में बात हो रही है, कितना तो आइडिया आपको हो चुका होगा ना। तो देखो इसका मतलब होता है कि भाई आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है ना, उसमें क्या होता है, जो एन होते हैं मोल हमेशा कांस्टेंट रहेंगे इस सारे प्रोसेस में। तो एन और टी ये क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, कांस्टेंट,
ठीक है। एन और टी कांस्टेंट है, मतलब मोल और टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। किसके अंदर? आइसोथर्मल के अंदर। आइसोथर्मल मतलब आपको समझ में आ चुका हो भैया कि इसकी बात हो रही है टेम्परेचर वगैरह की, समझ पा रहे हो बात को। एन और टी कांस्टेंट होता है, इसका मतलब मैं क्या लिख दूं कि भैया इसमें जो डेल्टा टी है, मतलब जो टेम्परेचर का जो चेंजेस है वो क्या हो जाएगा, माइनस में या पॉजिटिव में जीरो हो जाएगा, ना माइनस में ना पॉजिटिव में। भाई जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो माइनस पॉजिटिव में कैसे आएगा, जीरो होगा कि नहीं होगा, होगा। तो डेल्टा टी क्या हो चुका भाई, जीरो हो चुका। इजी है क्या, कर पाएंगे आप, कर पाएंगे। अब जब देखो, अगर मान लीजिए मैं बात करूं किसी आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस में भाई जब टेम्परेचर जीरो है, जब टेम्परेचर जीरो है तो भैया डेल्टा एनर्जी कहाँ से आएगी, उसमें भी जीरो हो जाएगी, साथ में जो एंथैल्पी वो भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, दोनों हो जाएगी। कहाँ पे हो जाएगी, केवल ये होगी आइडियल गैस में। आइडियल गैस में भाई टेम्परेचर रहेगा, उसमें टेम्परेचर रहेगा, तापमान रहेगा, तभी तो उसकी एनर्जी वगैरह कुछ चेंजेस वगैरह होगी ना। बस जब टेम्परेचर ही नहीं है तो एनर्जी कैसी, एनर्जी टेम्परेचर तो बन रही है ना, डेल्टा ई और डेल्टा ई दोनों भी जीरो हो जाएंगे इसमें। ठीक है, ये वाली चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, आइडियल गैस कैसे होती है, जिसमें काम करती है ना पी बराबर एन टी, ये प्रोसेस काम करता है ना। तो देखो इसमें, देखो ये वाला कॉन्स्टेंट, ये वाला कॉन्स्टेंट है पहले से कॉन्स्टेंट, तो पी भी तो बचा ना केवल, तो इस पर डिपेंडेंट करेगा पी भी। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली चीज़ है, ये चीज़ समझ लेना। आपसे पूछेगा आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, नाम दे देगा, तो आपको ध्यान देना भाई आइसोथर्मल की बात हो रही है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो बोल देगा भैया आइडियल गैस के बारे में, तो वहाँ पे समझ लेना डेल्टा ई और डेल्टा एच भी जीरो हो जाएगा, डेल्टा ई और डेल्टा एच भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बी नंबर की बात करूँगा। ठीक है, बी नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा भाई आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, ये तो क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये वाला हो गया आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है भाई, अब आइसोबारिक प्रोसेस की बात करूं तो आइसोबारिक प्रोसेस होता क्या है, आइसोबारिक मतलब आप समझ चुके होंगे, इसमें क्या एन और पी कांस्टेंट हो जाएगा। प्रेशर की बात हो रही है ना आइसोबारिक। ठीक है, एन पी कांस्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब डेल्टा पी क्या है, इसमें जीरो हो जाएगा भाई, मोल तो है ही नहीं बात, एन कांस्टेंट पी कांस्टेंट है, पी मतलब डेल्टा जी हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। इसके बजाय कभी कभी आपको देगा ओपन सिस्टम। जब ओपन सिस्टम है, मैंने बताया प्रेशर कांस्टेंट रहेगा ही नहीं रहेगा, प्रेशर चेंजेज होगा ही नहीं ना चीज़ों को लेके। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा ओपन सिस्टम में। कभी आप हमसे बोल दे भाई ओपन सिस्टम, इसका मतलब आप समझ जाएंगे आइसोबारिक की बात हो रही है। आइसोबारिक मतलब वहाँ पे होता है प्रोसेस जहाँ पे ओपन सिस्टम आपको दिया होता है। ठीक है, क्लोज सिस्टम में कभी भी नहीं होगा। आइसोबारिक की बात करूँगा तो ये वाली चीज़ आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से इनसे एक एक चीज़ से क्वेश्चन बनेगा। जब आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी, जब मैं पढ़ाता जाऊँगा सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे मैं आइसोकोरिक। अब आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल है, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को कुछ। तो इसमें भाई सिंपली इसमें एन और वी कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट एन और वी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसका मतलब डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा वी क्या जीरो हो जाएगा, समझ पा रहे हो बात को। इसी के साथ साथ आपको पता है भाई इसमें आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसमें एक चीज़ पता होगी आपको, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पी डेल्टा वी। वर्क डन क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी। जब पी डेल्टा वी मतलब वी बराबर क्या हो जाएगा, इसमें जीरो रहता है। कभी कभी आपसे बोलेगा भाई आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसमें आपको वर्क डन निकालो, तो भाई यहाँ से जीरो होता है, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, माइनस पी। यहाँ से जीरो, तो जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप इनका ध्यान रखना, जब आइसोकोरिक प्रोसेस होगा वहाँ का वर्क डन जीरो होगा हमेशा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक एक चीज़ से क्वेश्चन बनता है भाई। आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे है भाई, देखो वर्क डन जीरो कैसे आएगा कि भाई डब्ल्यू है माइनस पी डेल्टा वी है, डेल्टा वी क्या जीरो। ठीक है, डेल्टा वी जीरो, यहाँ पे जीरो की वैल्यू में रखूंगा मैं, जीरो रखते से पी से पी कुछ भी हो जाएगा, पी प्रेशर कुछ भी हो, पी को 10 आ गया, इसको जीरो से मल्टीप्लाई करूँगा, जीरो हो जाएगा। जीरो होने से भाई डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्लोज्ड सिस्टम में होगा, ये वाला क्लोज सिस्टम दे दे तब भी आपको आइसोकोरिक समझना है, ओपन सिस्टम दे दे आइसोबारिक समझना है। यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी की बात हो रही है, यहाँ पे पी की बात हो रही है, यहाँ पे वी की बात हो रही है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों इंपॉर्टेंट साथ साथ इनके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस। चलो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है बताओ मुझे। एडियाबेटिक प्रोसेस होता है कि भाई इसमें क्या होता है, मोल साथ में इसकी क्यू हीट,
जीरो होती है। एडियाबेटिक की बात करूँ, एडियाबेटिक रुद्रोस में ऐसे कुछ बोलते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में। एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पे क्यू हीट जीरो होती है, ठीक है, जीरो रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी, सिंपल बात है, कोई दिक्कत है? इसका मतलब कि इसमें क्या होता है भाई, जो आपकी हीट है ना वो सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं जाएगी, ट्रांसफर नहीं होगी। जब हीट जीरो रहेगी तो सिस्टम से सराउंडिंग में कैसे जाएगी? समझ पा रहे हो बात? जब एनर्जी ही नहीं रहेगी आपके पास में तो एनर्जी कैसे रहेगी? जब जेब में पैसा नहीं रहेगा तो खर्च कैसे होगा? नहीं होगा ना। इस तरह जो एनर्जी नहीं रहेगी तो सिस्टम से सराउंडिंग में कैसे जाएगी? नहीं जा पाएगी ना। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि एडियाबेटिक की बात करूँ तो वहाँ पे वॉल्यूम जो मेरा कांस्टेंट है, नहीं राजा, वॉल्यूम नहीं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? क्यू की बात कर रहा हूँ, किसकी? हीट की बात कर रहा हूँ। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। एन तो हमेशा से अपना कांस्टेंट रहता ही है, तो एन के साथ साथ मेरा क्यू कांस्टेंट हो जाएगा। हमेशा कोई से क्वेश्चन आएंगे आपसे पूछेगा कि एडियाबेटिक की बात कर रहा हूँ तो क्यू में क्या करूँगा? जीरो करूँगा, हमेशा जीरो करूँगा, कभी भी नहीं लगाऊंगा। साथ के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डी के बाद में क्या आता है भाई? ई आता है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखूंगा? एक और होता है भाई साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है जी। साइक्लिक प्रोसेस की बात करूंगा तो साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है? साइक्लिक प्रोसेस में आप हमेशा ध्यान रखना कि भाई साइक्लिक प्रोसेस में ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई सी भी स्टेट हो, कोई सा भी काम हो, वो काम करना इसने यहाँ से स्टार्ट किया, वो काम करता 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 ऐसे करता 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 वापस से यहाँ पे आ जाएगा। मतलब शुरू यहाँ से हुआ था, काम करता करता इसी जगह पहुँच चुका, मतलब इस जगह पहुँच चुका। इसका मतलब है घूमता फिरता सारा कुछ वहीं आ चुका। इसका मतलब आप क्या समझेंगे? आप समझेंगे कि भाई इसकी जो डेल्टा ई है ना, इसकी जो एनर्जी है ना वो जीरो रहेगी, ठीक है। इसकी डेल्टा ई क्या रहेगी? मतलब इसकी जो भी चीज़ रहेगी सारी जीरो हो जाएगी। सारे डेल्टा ई ले लो, डेल्टा एच ले लो, डेल्टा टी ले लो, ठीक है, डेल्टा पी ले लो, सब कुछ जीरो हो जाएगा इसका। जब भाई साइक्लिक प्रोसेस में यही चीज़ होती है, सारी चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे। इसका वर्क डन भी निकालेंगे अपन तब भी यही आएगा, ठीक है। वर्क डन भी आप जीरो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें भाई साइक्लिक प्रोसेस में सारी चीज़ें ये चलती है, मतलब सब कुछ जीरो हो जाता है इसका। जब जहाँ से निकला वहीं निकल गया तो इसकी एनर्जी वगैरह कुछ भी चीज़ों को काउंट नहीं करेंगे, अपन जीरो लिख देंगे। ये वाली चीज़ है, बाकी कुछ नहीं है। एडियाबेटिक ये सारे प्रोसेस है। सबसे सिंपल है आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, सब कुछ कर लो यार, ठीक है। थर्मल ये वाली चीज़ें, ये वाली चीज़ें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो समझने की है सर, ठीक है। आइसोकोरिक की बात हो जाएगी कभी जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट बता रहा होगा आपको, वहाँ पे वर्क डन निकालेगा, जीरो आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वर्क डन का क्वेश्चन आता है, वर्क डन निकालना आपको पड़ेगा। तो इसमें देखो वर्क डन बराबर क्या होता है? W बराबर माइनस पी डेल्टा वी। तो P और V में तो बात हो रही है, जब P जीरो हो जाएगा, देखो आइसोबोरिक की बात करूंगा, ये जी वाला जीरो, तो वॉल्यूम कुछ वजह जीरो हो जाएगा। मतलब ध्यान रखना, आइसोबारिक या आइसोकोरिक की बात करें, दोनों में P या V जीरो रहेगा, ठीक है। वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन यहाँ से कुछ नहीं निकल रहा है, कुछ जीरो आ जाएगा टेबल, ठीक है। तो इस तरह थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी तो आपके सारा प्रोसेस हो चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सो अपन बात करेंगे अब वर्क डन के बारे में, ठीक है जी। वर्क डन निकालने के, भाई वर्क डन कैसे निकलता है? देखो प्रोसेस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चीज़ें चल रही है ना, तो प्रोसेस में कुछ काम तो हो रहा होगा, ठीक है। तो उस वर्क को निकालेंगे भाई, कैसे कैसे उसी चीज़ें निकलती है। देखो पॉइंट से पॉइंट मिलती है, एडिंग डालेंगे वर्क एंड हीट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन वगैरह सबकी बात करेंगे अपन, साइन कन्वेंशन वगैरह होती है ना चीज़ें, वर्क के बारे में बात करेंगे। तो भाई मुझे इतना बताओ कि यार वर्क कैसे निकालते हैं? सिंपल बताना मुझे, वर्क कैसे निकालते हैं बताओ मुझे। वर्क निकालते हैं भाई W, ठीक है। जो फोर्स आप लगाते हैं किसी भी चीज़ पे, ठीक है, आपने फोर्स लगाया, वर्क करता है, कोई भी चीज़ काम करती है। जैसे ये वाली चीज़ है, मैंने इस पर ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगा के इसको ऊपर खींचा, ठीक है। तो फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद में इसमें क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? ये एक जगह से दूसरी जगह गई कि नहीं गई? मतलब अपन किसी को धकेलेंगे, मतलब इस पर फोर्स लगाएंगे, वो आगे किसके की, मतलब वर्क हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। जैसे पेंसिल है, मैंने इस पर फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया, फोर्स लगा, ये आगे किसकी कि नहीं किसकी? देखो आगे किसकी, मतलब फोर्स लगा, एफ लगा, बल लगा, इसका मतलब इसने विस्थापन किया, डिस्प्लेसमेंट किया, आगे बढ़ी। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वही वर्क डन कहलाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको एफ से डिनोट कर दो, इसको एल से डिनोट कर दो, और आपका डब्ल्यू बना दो, क्या एफ इंटू एल, ये बन सकता है। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं। अब इस बात तो नॉर्मल बात होगी, लेकिन अपन किसका बात करें? प्रोसेस के बारे में, ठीक है। इन प्रोसेस के बारे में तो मुझे इस तरह बताओ यार कि भाई यहाँ तो हीट की बात चल रही है, ठीक है। हीट की, एडियाबेटिक जो बातें हो रही है ना अपनी थर्मोडायनामिक की, तो यहाँ तो बात होगी भाई सिस्टम की। तो ये वाला मेरा सिस्टम है सारा, है ना। इसमें मेरे बात देखो, यहाँ पर मैंने भर दिया वॉल्यूम,
ठीक है, मैंने वॉल्यूम भर दिया यहाँ पे, जो भी मेरा वॉल्यूम है, ठीक है। और मैंने क्या करा, इसके ऊपर क्या लगाया भाई, प्रेशर लगाया, प्रेशर, ठीक है। प्रेशर लगाया इसको कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, कुछ भी, ठीक है ना। प्रेशर लगाया क्या हो सकता है, इसका जो पिस्टन होगा मैं खींचूंगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा, वॉल्यूम घटेगा घटेगा, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है, वॉल्यूम का हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और प्रेशर लग रहा है, मतलब इसे जोर लग रहा है, फोर्स लगा है, किसका लग रहा है, ये किसका लग रहा है, पी का लग रहा है। तो भाई मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए इस जगह इस चीज़ के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए मैं प्रेशर का, सॉरी मतलब डब्ल्यू का, मतलब वर्क डन का फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो क्या बनाऊंगा, पी है। अब पी देखो, पी ऊपर लग रहा है कि नीचे, नीचे लग रहा है, नीचे, तो मैं क्या करूँगा, इसको माइनस की फॉर्म में लूँगा, माइनस के फॉर्म में लूँगा कि नहीं लूँगा, लूँगा, माइनस पी हो गया। उसके बाद वी था, वॉल्यूम का यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ हो चुका, मतलब V2 माइनस चेंजेज हो रहा है ना, तो चेंजेज कैसे निकालूंगा मैं, डेल्टा वी, इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है, ये लो कि भैया ये वाला फॉर्मूला तो बहुत पढ़ा आपने, डब्ल्यू माइनस पी डब्ल्यू कि भैया ये वाला फॉर्मूला तो हमने बहुत पढ़ा, पी माइनस पी डेल्टा वी, माइनस पी डेल्टा वी सब लिखाते हैं, लेकिन बताते नहीं भाई माइनस पी कैसे आया, डेल्टा वी कैसे आया। तो ऐसे आता है भाई, कोई सा भी आपने प्लास लिया, उस प्लास में आपने वॉल्यूम भरा, उस वॉल्यूम को दबाया, ठीक है, उल्टा लग रहा है ऊपर ना कि नीचे, तो प्रेशर उसको मैंने फोर्स मान लिया, ठीक है, उसको फोर्स मान लिया, पी प्रेशर का लग रहा है फोर्स, ठीक है, नीचे लग रहा है तो माइनस पी, और वॉल्यूम में चेंजेस आ रहा है, मतलब चेंजेस आ रहा है, डेल्टा वी लिख दो, V2 माइनस V1 कुछ भी लिख दो, ठीक है। डेल्टा वी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, V2 माइनस V1 लिख सकते हैं ना, इस तो ऐसे लिख देंगे अपन। तो मेन तो फॉर्मूला अपना ये बैठता है भाई, पी माइनस पी डेल्टा वी, हमेशा ध्यान रखना, डब्ल्यू बराबर माइनस पी डेल्टा वी, ये अपने काम आने वाला है अपने फोर्सर में, ठीक है। ये तो बस बेसिक होता है ना हर चीज़ का, कैसे बनती चीज़ें, ये वाली चीज़ है, तो इसको अच्छे से रखना, ये वाला फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से रखना, ये वाला काम आएगा, ठीक है भाई। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब देखो इसमें होती है भाई, ये जो साइन का काम होता है ना, इसको बहुत अच्छे से लिख लेना, साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन की बात करेंगे भाई, साइन कन्वेंशन क्या होता है, कैसे होता है, साइन कैसे लगाना है, तो मुझे तो बताना, सिस्टम की बात हो रही है। तो यार देखो इसमें दो तरह के साइन हो सकते हैं, ए और बी, है ना, एक तो माइनस का, एक पॉजिटिव का, प्लस का, ये तो होते हैं ना, आपको पता है, एक तो माइनस एक पॉजिटिव, माइनस और प्लस का, ठीक है। तो ये कैसे कैसे लगाना है, तो ऐसे लगाना है कि अगर मान लो कोई सा भी सिस्टम है, ठीक है, कोई सा भी सिस्टम है, वो सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, साइन निकालना, एनर्जी हीट जो भी निकालेंगे सिस्टम की बात करेंगे, सिस्टम की बात हो रही है, क्योंकि चैप्टर मैंने बताया था सिस्टम सराउंडिंग से मिलकर बन रहा है सारा, तो उस सिस्टम पे, तो भाई जो सिस्टम है उस सिस्टम पे मैंने काम किया, उस पर काम किया, ठीक, उस पर एनर्जी लगाई, तो उसकी एनर्जी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ी, ठीक है, उसकी एनर्जी बढ़ेगी, मतलब उससे पॉजिटिव काम हुआ कि नहीं हुआ, पॉजिटिव हुआ ना, पॉजिटिव, तो भाई ये वाली चीज़ हो जाएगी, वहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। हो सकता है वो सिस्टम अपने ऊपर काम कर रहा हो, मतलब उस सिस्टम की एनर्जी खर्च हो रही हो, तो भैया वो माइनस में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो आप ऐसा ध्यान रखना, माइनस वहाँ पे लगाना, वहाँ पे लिखा रहेगा वर्क डन बाय सिस्टम, ठीक है, सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है, सिस्टम के द्वारा, तो माइनस हो जाएगा, तो इसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, इसकी एनर्जी भी कम हो जाएगी। देखो समझा है ना, उसके द्वारा काम हो रहा है तो भैया माइनस में जाएगा, एनर्जी कम होगी तो माइनस में जाएगा ना। आप ऐसा समझ लो, उसके द्वारा मेरे ऊपर काम किया जा रहा है, भाई किसी इंसान ने मेरे को पैसा दिया तो उसकी एनर्जी कम होगी, उसका पैसा कम होगा, मतलब है ना, उसके अपने ऊपर काम कर रहा है तो माइनस में जाएगा ना, कम होगा ना, वही होगा। पॉजिटिव बात करूँगा तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्क ऑन सिस्टम, सिस्टम पे काम हो रहा है, मतलब पॉजिटिव बात है, और इसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो दोनों चीज़ें रिलेट कर रही है, रिलेट करी कि नहीं करी, करी। कैसे रिलेट करी कि भाई अगर मान लीजिए सिस्टम है, उस सिस्टम पे मैंने काम किया, उसको मैंने पॉजिटिव अप्रोच दी, उसको पॉजिटिव एनर्जी दी, इसका मतलब है उसको एनर्जी बढ़ी है। अब एनर्जी बढ़ी है, इसका मतलब उसको पॉजिटिव काम हो रहा है। अगर सपोज करो सिस्टम मेरे ऊपर काम करे, तो सिस्टम मेरे ऊपर काम करेगा तो भैया क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि मेरे ऊपर एनर्जी लगा रहा है। अगर एनर्जी लगा रहा है तो उसकी एनर्जी कम होगी, साथ में उसका काम कौन सा हो जाएगा, उस पर नेगेटिव हो जाएगा, मतलब वो मेरे ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर राजा कौन है, सिस्टम राजा है। अगर जब सिस्टम राजा रहेगा वो काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम की बात हो जाएगी, अगर सिस्टम मेरे ऊपर काम करेगा इसका मतलब है वो नेगेटिव में जाएगा, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं उस ऊपर काम करूं तो मेरी एनर्जी खर्च करूंगा, मतलब उसके ऊपर तो पॉजिटिव अप्रोच जाएगी और वो पॉजिटिव शो करेगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, उसकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। सिंपल बात है, बस इतना ध्यान रख लेना, इसमें बच्चों को दिक्कत हो जाती है। ये चीज़ ध्यान निकाल लेना, मैंने हमेशा ये चीज़ ध्यान रखी है कि भाई वो काम कर रहा है तो भाई उसका नुकसान,
वो काम कर रहे तो उसका नुकसान, अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं उसका फायदा, मतलब मेरी एनर्जी उसको दे रहा हूँ, वो कर रहा है तो उसका नुकसान। ठीक है, तो हमेशा इस तरह से ध्यान रखो, चीज़ें आसान हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन का मैटर तक सुलझ चुका आपका। अब लिखो हीट एक्सचेंज की बात करेंगे। हीट, एक छोटा सा टर्म आता है हीट एक्सचेंज। ठीक है भाई, हीट एक्सचेंज में यहाँ भी साइन का बहुत रोल होता है कि भाई हीट एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे -Q+Q होता है ना, -Q+Q ऐसी चीज़ें होती है ना, वो भी बहुत आसान कर दूंगा आज। कैसे करूँगा कि यार मेरे को इतना बताओ, क्या बताएंगे आप, इतना बताओ मुझे कि यार देखो सिस्टम है, हीट एक्सचेंज कहाँ पे होती है कि आपको दे रखा है एक छोटा सिस्टम, एक दे रखा है बड़ा सिस्टम। ठीक है, एक छोटा सिस्टम है, एक बड़ा सिस्टम। तो मुझे इतना बताओ कि भाई एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है, एनर्जी का जो फ्लो होता है, वो छोटे से बड़े की साइड होता है, बड़े से छोटे की साइड होता है। भाई एनर्जी का फ्लो इन दोनों में होता रहता है, ये वाला। लेकिन हमेशा ध्यान रखना भाई, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो बड़ा होगा। जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी बड़ा सिस्टम होगा, बड़े से छोटे की तरफ ही होता है हमेशा। ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ ही होता है हमेशा। तो हमेशा मुझे इतना ध्यान रखना कि यार यहाँ पे दो चीज़ें नज़र आती हैं। क्या चीज़ नज़र आती है कि भाई अगर मान लीजिए जो हीट है आपकी, हीट अगर सिस्टम को दी जा रही है, ये सिस्टम है ना, हीट सिस्टम को दी जा रही है या फिर हीट सिस्टम से ली दी जा रही है, सिस्टम से एनर्जी निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, हीट निकाल रहे हैं, वाला एनर्जी का हीट निकाल रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर हीट क्या कर रही है, सिस्टम को दी जा रही है, मतलब सामने वाले को दी जा रही है। ठीक है, तो भैया जो आपका पी है, सॉरी आपका जो क्यू है वो पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि हीट सिस्टम को दे रहे हैं, बात सिस्टम की हो रही, सिस्टम यहाँ पे राजा है, उसको एनर्जी सॉरी उसको हीट दी जा रही है। तो भैया उसकी क्यू क्या हो जाएगी, प्लस 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 होगी कि नहीं, उसकी प्लस क्यू आ जाएगी। लेकिन उस सिस्टम से एनर्जी को निकाल रहा हूँ, मतलब उसकी हीट को निकाल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, -Q। इतना सा अप्रोच रखो। वहाँ भी हुई थी, उसको ऊपर चल रहा है पॉजिटिव, उससे निकाल रहे हैं माइनस। देखो इन दोनों का सेम आता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, हीट को निकाल रहा हूँ मैं सिस्टम से, उसका माइनस में आएगा। अगर मैं हीट को दे रहा हूँ सिस्टम को, तो उसका पॉजिटिव आएगा। ये छोटी सी अप्रोच है, बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आना नहीं चाहिए। अगर फिर भी दिक्कत आती तो आप कॉन्टेक्ट करें मुझसे इसी नंबर पर, अभी इसी समय। ठीक है, कमेंट करके। इतना ध्यान रखना, क्या ये आसान है, आसान तरीका है, बहुत अच्छे से कर पाओगे आप लोग, कर पाएंगे। तो अब मैं क्या आपसे कुछ क्वेश्चन करा दूं, मैं आप लोगों से। क्वेश्चन लिखो भैया, क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, क्वेश्चन आ चुके लोगों। लिखो, फाइंड द वर्क डन। भैया इतना इजी क्वेश्चन क्यों करा रहे हो आप लोगों में। ठीक है, तो ऐसे मैम करा देंगे, करके दिखाओ, दम हो तुम में। फाइंड द वर्क डन कब करना है, फर्स्ट लिखो, व्हेन 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस एक्सपांड्स, 1 मोल ऑफ गैस एक्सपांड कर रही है। ठीक है, एक्सपेंड कर रही है, एक्सपांड कुछ भी बोल दो, एक्सपेंड कर रही है। कहाँ से, 1 लीटर टू 5 लीटर, 1 लीटर टू 5 लीटर, है ना। एजेंस अगेंस्ट कांस्टेंट एटमॉस्फेयर, है ना। ठीक है, एटम लिख दो, एटमॉस्फेयर प्रेशर। वर्क डन निकालना है, कब निकालना है, व्हेन 1 मोल गैस एक्सपांड कर रही है 1 लीटर से 5 लीटर तक, अगेंस्ट किसके, कांस्टेंट एटॉमिक प्रेशर। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ध्यान से रख लेना। ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आपके बेसिक निकलेंगे। लिखो सॉल्यूशन क्या, देखो W वर्क डन निकालना, W क्या होता है, -P∆V। ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है कि नहीं होता है अपने को, ये वाला लगाना होता है। लिखा है कि नहीं लिखा है मैंने, ये वाला। ठीक है, हो गया काम भाई। ∆V है, ∆V निकालना है। तो ∆V क्या होता है, V2 - V1। तो यहाँ पे मेरे को ∆V क्या दे रखा है, 1 लीटर से 5 लीटर, मतलब 5 से 1 माइनस कितना हो जाएगा मेरा, 4 लीटर। भाई मेरा ∆V आ चुका, कितना, 4 लीटर। उसके बाद में -P, मतलब P की बात करूँगा तो भाई P तो मेरे पास में आ ही नहीं रहा। P कैसे निकालूँ, P तो दे ही नहीं रखा, लेकिन उसने दे रखा है कॉन्स्टेंट लेकिन उसने दे रखा है कांस्टेंट एटमॉस्फेयर प्रेशर, ATM प्रेशर। तो भैया ATM क्या होता है, 1 ATM होता है, इसका मतलब 1 ATM, मतलब कितना दे रखा है इसने प्रेशर, 1 ATM दे रखा है। तो आप भाई ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर क्या दे रखा है, -1 × 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो कितना आ जाएगा आपका, -4 लीटर ATM में आंसर आया आपका।
लीटर एटीएम में 4, ऐसे निकाल दो क्वेश्चन। देखो अब यहाँ से कंसेप्ट सीखने की क्या बात थी, यहाँ से कंसेप्ट क्या सीखा अपन ने, क्या माइनस पी डेल्टा वी निकालना सीखा ना। अपन ने क्या सीखा, एटमॉस्फेयर क्या होता है भाई, इसका 1 लीटर एटीएम बोलते हैं, इसको 1 एटीएम बोलते हैं। तो कभी ये लिखा है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। हर क्वेश्चन आपको कुछ सिखाता है, क्वेश्चन सीखेंगे तब काम हो जाएगा आपका। क्या ये चीज़ समझ में आया आपको, समझ में आई कि ये वाला क्वेश्चन लगाएंगे आप लोग, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, करेंगे मजा आपको आएगा। सॉल्यूशन लिखो, क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ए ठीक है, 5 लीटर सिलेंडर कंटेंट 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। मतलब 5 लीटर सिलेंडर है, कंटेंट मतलब एक 5 लीटर का सिलेंडर था, वो 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन कर रहा है, रख रहा है। मतलब टेम्परेचर क्या देखा है, 27 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू सडन लीकेज, ठीक है, लीक हो चुका थ्रू द होल, एक होल के थ्रू लीक हो चुका। ऑल द गैस escaped into the atmosphere and the cylinder got empty. If the atmosphere pressure is 1 atm, calculate the work done by the gas। मतलब आप देखो क्या बोला उसने कि भाई सिस्टम के द्वारा काम हो रहा है, मतलब समझ पा रहे हो आप, गैस के द्वारा वर्क डन निकालना है। गैस किस प्रेशर में निकली, किस चीज़ों में निकली, आपको वर्क डन निकालना है। सिंपल बात है, आप तो देखता देखो W बराबर क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है। वर्क डन की बात होगी तो मैं 17 चीज़ों को नहीं पढ़ के मेरा ध्यान इतना सा जाएगा, भाई मेरे को तो ये चीज़ निकालनी, सिंपल बात है। इसके अलावा मेरे को कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल आपको इतना निकाल लेना है। तो यार देखो उसने क्या बोला, उसने बोला यहाँ से देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी आपको। उसने बोला ये वाली चीज निकालनी, डेल्टा वी निकालना है मेरे को। तो डेल्टा वी मैं कैसे निकालूंगा, डेल्टा वी V2 माइनस V1 होता है मेरा, ठीक है। तो देखो अब 5 लीटर, मतलब मेरे को 5 लीटर दे रखा है उसने, V1 तो मेरे को मिल चुका, क्या V2 देखूंगा मैं, कहीं भी नहीं दिख रहा। P भी दे रखा है उसने, क्या दे रखा है मेरे को, 1 एटीएम, माइनस 1 एटीएम लिख दूँ मैं, ठीक है हो गया। लेकिन यार V1 तो मेरे को मिला, लेकिन V2 नहीं मिला। अब V2 को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, अब V2 के लिए उसने हिंट दे रखा है। उसने हिंट क्या दे रखा है, उसने टेम्परेचर दे दिया, मोल दे दिया। इसका मतलब है यार इसमें कुछ तो लफड़ा है। लफड़ा कैसे है, R भी दे दिया उसने, RVT। तो चीज़ें देखने के बाद आपको अलग निकालनी पड़ती है। इसका मतलब ये आइडियल गैस के बारे में बात कर रहा होगा, तो भाई मैं क्या करूँगा, P बराबर NRT, ये वाला लिखा दूँ। भाई मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, V2 निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास में एक आइडियल गैस की इक्वेशन होती है V निकालने के लिए, VP कुछ भी निकाल लो यहाँ से। जब आपको N दे दिया, R दे दिया, T दे दिया, ठीक है, V भी दे दिया, तो भाई P भी दे दिया आपको। मतलब इस इक्वेशन में 4 चीज़ें दे रखी है और V निकालना है आप लोगों को, V2 निकालना है V। तो आप इसको फॉलो करें, ठीक है। तो फॉलो करने के बाद क्या हो जाएगा, V निकालना है तो V का V हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, NRT अपॉन P। सिंपल बात है। ये की वैल्यू क्या दे रखी है, मोल कितने दे रखे हैं, 10 मोल दे रखे हैं भाई, 10 मोल हो गया। आर की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, देखो ये 0.083, ये वाला हो चुका। टी कितना दे रखा है भाई, टी दे रखा है उसने 27 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको पता होगा कि भाई 27 डिग्री में अपन कितना करते हैं, 273, तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन। हमेशा आपको केल्विन में रखना होता है टेम्परेचर, ठीक है। 27 इंटू 273 का एड ऑन करेंगे तो 300 क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 300, ठीक है जी भाई, ये वाला हो चुका। और P कितना दे रखा है, 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे कितना, 1 2 3 जीरो छोड़ के पॉइंट आ रहा है। तो भैया 3 जीरो छोड़ के पॉइंट आ रहा है, तो अपन पॉइंट को काटते हैं, तो 3 जीरो को काट देंगे। 3 जीरो कहाँ पे मिले मेरे को, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 3 जीरो को मैंने काटा। 3 जीरो को काटने के बाद मेरा ये कट जाएगा और यहाँ से मेरे को मिलेंगे 83, ठीक है। यहाँ पे मेरा 83 इंटू 3 करेंगे, ठीक है, एक को एक से कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ से देखो 83 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 250 के आसपास आएगा भाई। 80 3 बार 80 से करेंगे तो 1 8 16 240 हो गए। 240 के बाद में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 249, 249 आ जाएगा भाई। तो मुझे इतना बताओ भाई, यहाँ पे जो V2 की वैल्यू निकली 249, ठीक है। V ये V2 ही है भाई, V1 तो आया रखा ना, V2 निकालेंगे ना PV बराबर NRT से, तो V2 हो गया मेरा 249, ठीक है। तो अब मेरे इस फॉर्मूले में जाऊंगा और मेरा काम निकाल लूँगा। क्या निकालूंगा, यहाँ पे सोल्व आउट करता हूँ इसको मैं। कैसे करूँगा कि भाई मेरे को सबसे पहले बताओ, ये वाली चीज़ निकाली तो मैं ऐसे ही पहले तो यहाँ निकालूंगा भाई। मेरे को V2 माइनस V1 करना है ना, तो V2 मेरा क्या आ चुका, 249, और यहाँ पे V1 कितना था मेरा 5, कितना बचा 244 लीटर, ये वाला मेरा आ चुका V2, ठीक है। सॉरी 244, मतलब ये क्या आ चुका हमारा, डेल्टा V आ चुका। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं लिखूंगा कि भाई मेरा जो वर्क डन है ना, माइनस P कितना आ चुका है आपका, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा 244 लीटर ATM में हो गया। तो इसको मैं सोल्व आउट करके क्या लिख दूंगा,
244 लीटर एटीएम मेरा आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान है, लेकिन दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना कि भाई मेरे को पी दे रखा, डेल्टा वी निकालना है, डेल्टा वी वन दे रखा है, V2 दे रखा है, तो V2 मैंने यहाँ से निकाला, क्योंकि मेरे को सारी जो इसके जो नंबर्स है ना सारे दे रखे हैं मेरे को क्वेश्चन में, तो मैंने ये वाले करके निकाल दिया। कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, पढ़ने के बाद इसको एक बार सोल्व आउट करना अपने आप से, और देखना कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताई, कैसे सोल्व आउट। ठीक है, कितनी स्टेप है, 2-3 स्टेप में काम हो गया आपका। ठीक है, इस तरह से काम करेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से आपको कम करना है, वर्क डन ऐसे निकालना है, बहुत आसानी है। 2 कंसेप्ट है, 2 क्वेश्चन कंसेप्ट में आपके समझते हैं। अब इसके बाद में फाइनली अपन आ चुके हैं चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन पे, जिसको अपन बोलते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक। लिखो, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, थर्मोडायनामिक। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की बात करूंगा तो भाई देखो इसमें क्या करना पड़ता है। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की बात करूंगा तो सबसे पहले कितने लॉ होते हैं, 2 3 4 5 7 8 कितने होते हैं नहीं पता, हमें पढ़ाऊंगा सब समझ में जाएगा। तो सबसे पहले नंबर 1 पे बात करूंगा, वर्क डन की बात करूंगा, वर्क डन हो चुका। उसके बाद में मैं बात करने जा रहा हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो सबसे पहले नंबर 1 पे डालेंगे अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, जिसको बोलते हैं फ्लोट। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। भैया इसमें क्या होता है, डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, काम निपटा देंगे, खत्म चीज़ है। ठीक है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन क्या आ सकता है यहाँ पे थ्योरेटिकल, भाई किस पे बेस होता है, ये होता है बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो एनर्जी होती है ना, इसको ना तो बना सकते हैं ना इसको मिटा सकते हैं। ठीक है, ना इसको मिटाएंगे ना इसको बनाएंगे। इस क्या होता है, एक केवल एक मैटर से ही एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन ये बनाई या मिटाई नहीं जा सकती है। मतलब बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन में काम कर रहा होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, भाई प्लॉट की बात कर रहा हूँ कैसे होगा, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ई, इसको याद रख लेना, सारे क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे आपके। क्यू डब्ल्यू, डेल्टा ई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन डब्ल्यू। डेल्टा ई का मतलब क्या होता है, इंटरनल एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा ई को इंटरनल एनर्जी, आई हो गया ना, इंटरनल एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब वाला इंटरनल एनर्जी बोलते हैं इसको। ठीक है, इंटरनल लिख देना यहाँ पे, इंटरनल ना तो आप गलत समझ लेंगे भाई, इंटरनल एनर्जी लिखना। डेल्टा ई क्यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू की किसके बारे में बात करती है, हीट के बारे में। ठीक है, डब्ल्यू का मतलब आप समझते हैं, ये डब्ल्यू क्या होता है भाई, माइनस पी डेल्टा वी, ये वाला होता है W का मतलब, और Q का मतलब आप समझते ही हैं। तो जब W आ रहा है तो यहाँ पे ये वाली चीज़ को निकालना पड़ेगा। ठीक है, जरूरी नहीं डायरेक्ट W दे रखा उसने, P डेल्टा V वगैरह दे रखा, तो उससे निकाल के आपको W रखना होता है। ठीक है, पहले W की निकालो, ऐसे निकालना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्लोट की बात करूँ, डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू हमेशा ध्यान रखना, डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू। फ्लोट की बात करूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, बहुत शानदार तरीके से, बहुत ईजी है, बहुत दिक्कत देने वाली कोई चीज़ नहीं इस चीज़ में। ठीक है, अब देखो फ्लोट है, अब फ्लोट के बारे में बात करूँ तो फ्लोट भैया लगभग 5 जो अपने प्रोसेस पढ़े थे ना अपन ने, थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, तो भैया जो फ्लोट है ना हर जगह काम आता है। देखो आपको पता है डेल्टा ई दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, डब्ल्यू दिख रहा है, तो उन सारे प्रोसेस में अलग अलग जगह भाई कैसे कैसे निकलता है, फ्लोट का रूल लग के कहाँ वर्क डन निकल रहा है, सारी चीज़ें निकालेंगे। तो इनको अलग अलग जगह करेंगे अपन, क्योंकि अगर मैं सारे मिक्सअप करूँगा ना तो चीज़ें समझ से पार हो जाएगी। मैं इन चीज़ों को 5 जगह पूछेगा, 5 चीज़ों को मैं आपको जनरली फॉर्मूला दे देता हूँ, 5 चीज़ों के बारे में खुद करके दिखा देता हूँ, तो इससे बाहर क्वेश्चन कुछ जाएगा ही नहीं अपना। ठीक है, तो इसी तरह अपन बात करेंगे। सबसे नंबर 1 पे वापस वही चीज़ थी, आइसोथर्मल। फर्स्ट नंबर पे आइसोथर्मल पढ़ा था, फर्स्ट नंबर पे क्या पढ़ा था अपन ने, फर्स्ट नंबर पे आइसोथर्मल पढ़ा था। आइसोथर्मल में मैंने क्या बात करी थी आपसे कि भाई यहाँ पे क्या बात, तो टी बराबर क्या होता है, 0 होता है, सिंपल बात है। अब टी बराबर 0 होता है, इसका मतलब मैंने ये भी चीज़ बताई थी भाई, डेल्टा ई भी क्या होता है, वहाँ पे 0 होता है, डेल्टा ई भी 0 होता है ना, जब टेम्परेचर 0 रहेगा तो डेल्टा ई भी 0 रहेगा। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए इस वाले फॉर्मूले में रखता हूँ, डेल्टा ई क्या रखता हूँ भाई, यहाँ पे लिखो डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक होता है ना। अब डेल्टा ई की वैल्यू क्या रखूँगा, 0, भाई इसकी 0 हो चुकी, इसका मतलब है क्यू डब्ल्यू, मतलब क्यू को इधर ले आऊँगा मैं, तो मेरा क्या बन जाएगा, प्लस क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू, मतलब क्यू का यहाँ रहेगा प्लस में आएगा, और ये प्लस डब्ल्यू था इधर चला जाएगा माइनस डब्ल्यू में, ये वाला माइनस डब्ल्यू हो सकता है, या फिर ऐसा कर लो, W को सेम जगह रखो, W क्या रहेगा मेरा, W क्या रहेगा मेरा, यहाँ का यहाँ रहेगा, और मैंने क्या करा यहाँ से Q को इधर ले आया मैं माइनस क्यू, ऐसे हो सकता है ना, दोनों प्रोसेस हो सकते हैं।
तो ये वाला रूल लगेगा भाई, आइसोथर्मल जब टेम्परेचर कांस्टेंट आ जाएगा मतलब इसका मतलब डेल्टा ई फिक्स, क्योंकि मैंने वहाँ पे पढ़ा दिया, चाहता तो मैं इसको छोड़ देता क्योंकि आपके ऊपर था, मैंने बता दिया था, लेकिन मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ आपके ऊपर, एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, इतने में क्वालिटी पर इतनी में क्वालिटी देने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। तो मुझे इतना बताओ, डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है, समझ पा रहे बात को, डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू, भाई ये जीरो हो चुका तो क्यू डब्ल्यू बचा, क्यू को इधर ले आऊंगा मैं, ठीक है, समझ पा रहे हो बात को, इससे करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन निकल जाएंगे। इसको सोल्व आउट करने का तरह अलग अलग प्रोसेस में। सेकंड ले लो आइसोकोरिक, आइसोबारिक बाद में बताऊंगा क्योंकि उसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। आइसोकोरिक की बात करूंगा, मतलब आयतन वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे क्या होता है, v बराबर जीरो होता है, ठीक है भाई, मतलब समझ पा रहे हो बात को, डेल्टा v जीरो हो रहा है, ठीक है। अब डेल्टा v जीरो हो रहा है तो मुझे इतना बताओ, डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, ठीक है भाई, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। अब आपको पता होगा, क्या पता होगा कि मुझे इतना बताओ, डब्ल्यू है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी। अब डेल्टा वी क्या हो चुका, जीरो, ये भी जीरो, तो मतलब डब्ल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा क्यू बराबर क्या आ जाएगा भाई, डेल्टा ई बराबर क्यू वी, वी वॉल्यूम वाली बात कर रहा हूँ ना, तो डेल्टा ई का मतलब क्या, अगर आइसोकोरिक आ जाएगा तो आपको समझना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ये वाले फॉर्मूले लगा दो, मतलब उससे भी निकल जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म में आपको याद रहेगा ना, तो आपको वहाँ पे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, इस तरह से कर दो, काम होगा कि नहीं होगा, होगा। इसके बाद में मैंने सी नंबर पर बात करा था किसका, एडियाबेटिक का। भैया एडियाबेटिक में क्या होता है, इसमें देखो एडियाबेटिक में आपको पता होगा क्यू बराबर क्या होता है, जीरो, ठीक है, क्यू बराबर जीरो होता है, और अपना फॉर्मूला क्या है राजा, क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा ई फ्लोट की बात कर रहा हूँ। जब ये राजा जीरो हो जाएगा, इसका मतलब है मेरा जो डेल्टा ई है वो क्या रहेगा, डब्ल्यू के बराबर डायरेक्ट, मतलब मेरे को इंटरनल एनर्जी निकालनी तो डब्ल्यू निकालूंगा, वर्क डन निकालूंगा, काम खत्म कर दूंगा, डब्ल्यू कुछ भी आ जाए, ठीक है, वही मेरा क्या हो जाएगा, डेल्टा ही हो जाएगा, क्यों 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 मेरा जीरो होता है इस वाले प्रोसेस में। इसके बाद मैं बात करूँगा डी की, डी कौन सा था अपना, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस है। अब साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, इसमें भैया डेल्टा ई जीरो होता है, बताया था मैंने, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा ई जीरो होता है, डेल्टा एस जीरो होता है, सब कुछ जीरो होता है, ठीक है, आपको पता है ना अच्छे से। जब वापस से वही चीज़, डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू, ये वाला मामला जीरो, तो वापस से वही प्लस क्यू, जब जैसे मैंने बताया थी एडियाबेटिक में, सॉरी उसमें आइसोथर्मल में, ठीक है, ये वाला प्रोसेस सेम इसमें आ जाएगा। अब लास्ट में जो अपन ने छोड़ा था उसको बोलते हैं ये वाला प्रोसेस, जिसको बोलते हैं आइसोबारिक। अब देखो भाई, आइसोबारिक है, इसमें बहुत सारा लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, लेकिन उस लंबे प्रोसेस को मैं कटवा के मैं कोशिश करूँगा उसको मैं डाइट कर दूँ, ताकि ये सारी चीज़ तो आपको बता दी, इसको थोड़ा डाइट याद रख लेंगे, काम हो जाएगा आपका। आइसोबारिक में भैया पी कांस्टेंट रहता है, पी कांस्टेंट रहेगा तो मुझे इतना बताओ, पी कैसे रहेगा, डब्ल्यू पी जीरो, यहाँ से पी जीरो वी हो जाएगा, क्यू के बराबर रहेगा, डेल्टा ई बराबर क्या होता है, क्यू, ठीक है। तो क्यू क्यू यहाँ पे कैसे निकालते हैं अपन, यहाँ पे निकालते हैं सिंपल, सिंपल कैसे निकालेंगे अपन निकालेंगे भाई कि जो यहाँ पे डब्ल्यू है ना, माइनस पी डेल्टा वी, पी जीरो कर रहा हूँ मैं, डेल्टा वी कुछ भी वॉल्यूम कुछ भी आ रहा है, पी के साथ जीरो जीरो हो जाएगा। सिंपल बात है कि नहीं, सिंपल बात है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि यार जो यहाँ पे है ना क्यू, डेल्टा ई बराबर क्या होता है, क्यू, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा एच, डेल्टा एच जो भी आ जाए इसके बराबर हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना ना, क्यों से बता दूंगा कि भाई आइसोबारिक में डेल्टा इसके बराबर होता है, डेल्टा एच, ठीक है। यहाँ पे एंथैल्पी या एंट्रोपी, एंथैल्पी एंट्रोपी क्या होता है, एस, एंथैल्पी क्या होता है, एस, ठीक है, सॉरी एस बराबर क्या होता है, एंट्रोपी, एच बराबर क्या होता है, एंथैल्पी, ठीक है, दोनों चीज़ें अच्छे से कर लेना, एंट्रोपी एंथैल्पी, ठीक है, ये वाली चीज़ें सारे प्रोसेस है, इनके अंदर चीज़ें चलती है, ठीक है भाई। इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगी। तो सबसे नंबर 1 पे पहला क्वेश्चन अपन सोल्व आउट करेंगे। पहला क्वेश्चन बोलता है 1 ग्राम ऑफ वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, मतलब इसने क्या करा, स्टेट चेंज करी, ठीक है, कर ली। पेज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम 1 ml टू 1671 ml, द हीट ऑफ वेपराइजर एट द प्रेशर ऑफ 540 कैलोरीग्राम, मतलब हीट बराबर क्यू बोले तो क्यू, ठीक है। फाइंड द इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर। देखो इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा है, इसका मतलब मैंने क्या बोलता है, इंटरनल एनर्जी की बात मतलब डेल्टा ई प्लॉट की बात कर रहा है, फर्स्ट लॉ की बात कर रहा है, क्योंकि वहाँ से निकलती है डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। सिंपल बात है, मेरे पास में ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से सारी चीज़ें होती है भाई।
जो फर्स्ट लो है ना हर जगह लगेगा ये, वर्क डन निकाल लो, कुछ भी वर्क डन का मैंने बता ही दिया आपको, क्यू का हीट होता ही है, ठीक है। डेल्टा ई की बात कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन में वो काम करवा रहा है। तो सबसे पहले मुझे इतना बताओ कि भाई इस वाले फॉर्मूले में क्यू आपको दे रखा है, ये वाला मैंने लिखवा है क्यू, डेल्टा ई निकालना है, क्यू दे रखा है आपको, सिंपल है। डब्ल्यू निकालना है भाई, अब डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है। अब पी कितना दे रखा है, पी प्रेशर 1 दे रखा है, ठीक है, -1 हो गया। डेल्टा वी कितना दे रखा है, उसने दे रखा है 1 ml/2 1671, मतलब V2 - V1 1671 में से एक करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 1671 - 1, तो कितना बचेगा भाई, यहाँ से 1670 बचेंगे, ठीक है। 1670 बचेंगे ना, अब 1670 बचेंगे, देखो ये चीज़ देखो, यहाँ पे ml था, ठीक है, ml था, अब अपन को लीटर में निकालना है, क्योंकि यहाँ पे एटम में दे रखा है। अब एटम किस में होता है, लीटर एटम में होता है कि नहीं होता, लीटर एटम पे होता है ना भाई, ये वाला मीटर है, लीटर एटम में होता है। लीटर एटम में करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से सिंपल है, 670 बचेंगे, एक को मल्टीप्लाई करेंगे, एक का आएगा, सिंपल बात है। तो भाई इसको देखो 670 जो रहेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से, सॉरी मतलब डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तब जाके किसमें बनेगा, लीटर में। तो इतना करेंगे तो आपका बनेगा लीटर एटीएम में बनेगा ये वाला, ठीक है। ये वर्क डन निकल चुका मेरा, सिंपल बात है, क्या कर पाएंगे आप लोग, कर पाएंगे, कोई दिक्कत। अब लीटर एटम में अगर मान लीजिए भाई लीटर एटम हो गया, लेकिन उसने बताया क्या दे रखा है, उसने दे रखा है क्या, सिंपल मुझे इतना बताओ आप कि उसने एक छोटी सी बात बताई मेरे को कि भाई इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, वर्क डन इतना दे रखा है। तो मुझे इतना बताओ कि अगर मान लीजिए मैं इसको जूल में कन्वर्ट करूँ तो जूल में कन्वर्ट कैसे हो जाएगा, बताओ। जूल में कन्वर्ट करूँगा तो जूल में कन्वर्ट कैसे होगा, जूल में होगा कि जो भी आपको लीटर एटम में दे रखा है ना, ये वाली चीज़ देखो, लीटर एटम को 101 से जूल से कन्वर्ट करना होता है। तो देखो यहाँ पे 1670 इंटू 1000 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 101 से, तो यहाँ से जो निकल के आएगा ना मेरा, वो निकल के आएगा 168 168 जूल। ये वाला मेरा आंसर हो गया भाई, वर्क डन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को वर्क जो निकालना है जूल में निकलता है, ठीक है, जूल में हो गया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाके रख दूंगा मामला कैसे कि भाई डेल्टा ई मेरे को निकालना है, क्यों कितना दे रखा है मेरे को, 540 दे रखा है किलो कैलोरी जूल, ठीक है ना, 540 कैलोरी दे रखा है। अब भाई कैलोरी को मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो जूल में निकालना, तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है 4.2 जूल, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से कितना आएगा मेरा 2268 जूल, ठीक है। सेम यूनिट मिलानी पड़ती है ना, इसकी भी जूल, इसकी भी जूल। तो यहाँ पे देखो भाई ये वाली चीज़ थी ना, तो यहाँ देखो माइनस की चीज़ें थी ना सारी, तो यहाँ पे माइनस में आएगा नहीं, -168, ठीक है। तो इसके बाद में ये डेल्टा ई निकाल लिया अपन ने, अब अपन निकालेंगे डायरेक्ट डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्यू कितना दे रखा है मेरे को, ये वाला क्यू मेरा निकल चुका है, सिंपल है, ये वाला क्यू है ना, ये वाला क्यू भाई 2268 माइनस 168, तो टोटल अगर निकालेंगे, ठीक है भाई 2100 के आसपास आंसर आ जाएगी, 2100 जूल मल्टीप्लाई सॉरी माइनस करेंगे तो ये वाला, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं। अगला क्वेश्चन लो, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, सोल्व करेंगे कि भाई अ गैस occupy 2 liter at STP, it's provide 300 joule heat, so that is a volume become diliter to 1 atom calculated in the internal energy। वापस वही बात करें, डेल्टा ई की बात कर रहे हैं, Q प्लस डब्ल्यू, बस इतना लिखो यार, इसके बाद में जो पूछ रहा है वो करते जाओ, ठीक है। अब डेल्टा ई की बात कर रहा है, सबसे पहले वो बात डब्ल्यू निकालेंगे, P डेल्टा वी, सिंपल बात है। P में प्रेशर कितना दे रखा है, 2 लीटर ATM ST पर, ठीक है ना, गैस 2 लीटर ATM, ठीक है, वॉल्यूम हो गया। उसके बाद में उसने बात कर रखा है भाई कि कितना प्रेशर की सारी चीज़ें आपने दे रखी है, तो मुझे इतना बताओ आप लोग क्या बताएंगे। तो उसने क्या दे रखा है, देखो 1 ATM दे रखा है ये वाला, तो यहाँ से क्या करूँगा -1, डेल्टा वी कितना हो जाएगा 2 लीटर ढाई लीटर, ठीक है ना, मतलब ढाई से कितना करना पड़ेगा 2.5 इंटू 2 कितना आ जाएगा -1 इंटू 0.5, तो कितना आ जाएगा -0.5 हो जाएगा लीटर ATM में। इसको जूल में कन्वर्ट करूँगा, कैसे करूँगा, 0.5 इंटू 101 में, 101 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब जूल में हो जाएगा, तो कितना बचेगा भाई -50 जूल, ठीक है। 101 आ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आप 50 लिख लो मल्टी से ना, अप्रोक्सीमेटली में -50 जूल आ जाएगा वर्क डन। अब निकाल दो, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैल्यू आपको दे रखी है, क्यों कितनी दे रखी है 300 जूल। तो यहाँ से कितना करेंगे, डेल्टा ई बराबर 300 जूल प्लस, है ना, प्लस कितना हो जाएगा -50 जूल, -50 जूल प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और यहाँ से 300 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 250 जूल, ये आंसर हो जाएगा।
कोई दिक्कत है क्या? इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन कोई सब करो, बस ये निकालना होता है, डेल्टा ई देगा QW करके आप काम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बहुत बेहतरीन तरीके से करवा दिए, आगे भी इसी तरह से कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।